नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल सी यू सून पर। और हमारी कोशिश रहती है कि कोरोना संक्रमण के इस दौर पर आप तक ताज़ा तरीन लीगल जगत की खबरें लाएं, नए नए लोगों से आपको अवगत कराएं और उनसे अवगत कराते हुए जो लीगल जगत में चीजें चल रही हैं। और जब मैं लीगल जगत कहता हूँ, मेरा मतलब सिर्फ लिटिगेशन से नहीं, मेरा मतलब बाकी और चीजों से भी है जिससे हम सब जुड़े रहते हैं, और खासकर लीगल टेक जो आजकल बहुत एक राइज पे है। और उसी के चलते आज हमसे एक बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं जो मैं समझता हूँ पायनियर हैं लीगल टेक और लीगल इनोवेशन, और एक लीगल एंटरप्रेन्योर में भी अगर मैं उनको कहूँ तो आज वो हमसे जुड़े हुए हैं। श्री रोहन महाजन जी, रोहन बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद जयंत जी, आपने इतना कुछ कह दिया मुझे। आई एम नॉट सो श्योर कि अगर मैं इतना कुछ कर रहा हूँ या कर पाऊंगा या करने में सक्षम हूँ, बट फिर भी देखते हैं आप क्या पूछना चाहते हैं। और कोशिश रहेगी कि जैसा आपने कहा कि लीगल फील्ड में, लीगल जगत में बहुत स्कोप है। आप लिटिगेशन कर सकते हैं, कोऑपरेट कर सकते हैं, और जो कि मैंने दोनों में से कुछ नहीं किया लेकिन काफ़ी कुछ और करने की कोशिश की, वो भी कर सकते हैं। तो देखते हैं किस तरह से मैं आपको इस बारे में अवगत करा सकता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद रोहन। तो सवाल जवाब की जो हमारी श्रृंखला शुरू होती है, आपको ये बता दूं कि इंडिया की एक बहुत फेमस फर्म है लॉरेटो। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ जितने हमारे दर्शक हैं, जो एक्चुअली जो लॉयर्स हैं, यंग लॉयर्स हैं, लिटिगेशन में हैं या कहीं ना कहीं उन्होंने कभी इंटर्नशिप की, तो लॉरेटो एक बहुत प्रसिद्ध संस्था है जिसका मैं कहूँगा फाउंडर और चेयरपर्सन हमारे रोहन जी हैं। उन्होंने ये संस्था शुरू की। इसके अलावा वो दो और संस्था के फाउंडिंग चेयरपर्सन भी हैं, एक पॉश चेक और एक लॉ स्टार। इसके अलावा और भी बातें करेंगे आजकल सवाल जवाब की श्रेणी में। सबसे पहले जो मैं अपने मेहमानों से सवाल करता हूँ वो ये रहता है कि एक तो ये बताएं कि शुरुआती आपका जन्म और आपकी शुरुआती पढ़ाई रही वो कहाँ रही, और उसके बाद धीरे धीरे हम आपकी लीगल जर्नी की तरफ आएंगे, आपके करियर की तरफ आएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सा पहलू था कि आपने लॉ करने की सोची और उसके बाद फिर आपने जो अपना प्रोफेशन शुरू किया और एक आपने पायनियरिंग जो उसमें स्तंभ हासिल किया है उस पर हम कैसे। लेकिन सबसे प्रथम सवाल रोहन आपसे ये है कि शुरुआती जिंदगी और शुरुआती पढ़ाई के बारे में हमें कुछ बताएं। ज़रूर सर। जन्म मेरा दिल्ली में ही हुआ, और मेरे दो बड़ी बहनें हैं मेरी, और मेरी जो माता व पिता हैं वो टीचर थे। माय मदर इज़ ऑल्सो, मैं माफ़ी चाहूँगा पूरा हिंदी शायद ना बोल पाऊँ, तो नहीं नहीं, मिली जो कोशिश हम पूरी अंग्रेजी में दोनों में बात करते हैं जी, नॉट अ प्रॉब्लम। नहीं, कोशिश पूरी करूंगा जितनी मैं कर सकूं। लेकिन थोड़ा क्या बोलते हैं, वेस्टर्नाइज काफी हद तक हो चुके हैं हम लोग। जी एंड आगे ये बताऊंगा आपको कि कैसे मैंने समय बिताया इंडिया से बाहर, तो थोड़ा थोड़ा उसका इम्पैक्ट पड़ा होगा। बट जरूर। मेरे माता पिता दोनों ही टीचर थे गवर्नमेंट स्कूल्स में। माता जी मेरी इंग्लिश की टीचर थी, पिताजी मेरे मैथ्स के टीचर थे। और बहुत ही एक मैं बोलूँगा मिडिल क्लास फैमिली में जन्म हुआ। और स्कूलिंग मेरी भी दिल्ली से ही हुई, हंसराज स्कूल है दिल्ली में, वहाँ से जी स्कूलिंग की मैंने। और दोनों बहनें मेरे से बड़ी हैं, एक डॉक्टर है, एक टीचर है। और मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूँ। मैंने पहले जी अपना कॉलेज जो है, जो ग्रेजुएशन है, वो हंसराज कॉलेज से करी, बीएससी स्ट्रीम में। और वो भी इसलिए कि आज भी याद है मुझे 10वीं 11वीं में, वो मैं जिस ज़माने की बात कर रहा हूँ, उस ज़माने में सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनना होता था, तीसरा कोई करियर ऑप्शन होता नहीं था। जी तो वही लगा दिया गया मुझे भी 10वीं 11वीं के बाद कि भाई आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो साइंस स्ट्रीम लेनी है, वो भी ले ली। और कोशिश की पढ़ाई करने की, लेकिन पढ़ाई में ज़्यादा मन उस समय लगता नहीं था। लगता था कि चलिए बाहर खेल कूद करते हैं, घूमते फिरते हैं, काफ़ी कुछ इसी में लगा रहा दिमाग दिल। लेकिन हाँ, मैं बताना चाहूँगा 10वीं तक मैं, मुझे लगता है काफ़ी एक होनहार जो है स्टूडेंट रहा था, स्कॉलर भी रहा था 10वीं तक। लेकिन 11वीं 12वीं मुझे लगा कि आई थिंक लाइफ हैज़ मच मोर टू ऑफर बियॉन्ड जस्ट एजुकेशन परहैप्स। तो जी जिस समय मुझे लगता है सबसे ज़्यादा पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए था, उस समय ही मेरा ध्यान हट गया पढ़ाई पे से। और ना ही मैं डॉक्टर बन पाया, ना ही मैं इंजीनियर बन पाया। तो मैंने कहा जी चलिए अब साहब क्या करते हैं, तो अब क्या करते हैं, उस समय वही होता, ग्रेजुएशन कर लीजिए, कुछ तो करना ही है। तो मैं जी निकल लिया दिल्ली यूनिवर्सिटी में हंसराज कॉलेज की ओर। तो हंसराज कॉलेज में मैंने अपने 3 साल में बीएससी कंप्लीट किया। जी। और आगे आपका सवाल अलग रहेगा लॉ के बारे में, या मैं इसी में इसको इससे जुड़ता ही कंटिन्यू? पहले लॉ में आने से पहले, क्योंकि आपने बड़ी अच्छी बात बताई, क्योंकि होता क्या है कि जैसे मैं आपको अगर आपको अपनी थोड़ी सी कहानी शेयर करूं, तो मैंने 10+2 तक साइंस पढ़ी और बड़ा जोखिम भरा सफर था, क्योंकि साइंस मुझे लगता नहीं वॉज माय कप ऑफ टी। तो मैं तो आपकी दाद देना चाहूंगा कि आपने बीएससी तक और कदम रखा और आपने बताया कि खेल कूद का माहौल होता है, मस्ती का माहौल होता है, स्पेशली जब हम स्कूल से ग्रेजुएट करते हैं। तो कॉलेज के जरा उन दिनों की बात बताएं कि इसलिए मैं ये सवाल आपसे कर रहा हूँ क्योंकि
जाहिर सी बात है, जो 3 साल होते हैं हमारी ग्रेजुएशन के, उसमें मजा मस्ती बहुत होती है। दिल्ली विश्वविद्यालय का अपना एक माहौल है, साउथ कैंपस का अपना एक माहौल है, उसका कुछ आप वर्णन बताएं। और वहां पे वो कौन सा क्षण रहा, या कौन से ऐसे मौके रहे आपके जीवन में कि आपको लगा यार अब चलो लॉ भी पढ़ के देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या हम हासिल कर सकते हैं। तो पहले आप बीएससी का वर्णन करें हमसे, और फिर आप एलएलबी की जर्नी डिस्कस करते हैं। मैं पहले तो आपके सवाल का जवाब ये देना चाहूंगा कि बीएससी मैंने अपनी मर्जी से नहीं की थी, और ना ही बीएससी मैंने इसलिए की थी कि मुझे मेरे माता पिता ने या किसी ने बोला। जी। मैंने बीएससी इसलिए की थी क्योंकि हंसराज कॉलेज में बीए और बीकॉम में मेरा एडमिशन नहीं हो पाया था, मेरे उतने अच्छा। नंबर नहीं आए थे 12th में। तो जी। बीएससी के जो है कट ऑफ हो गया था। तो मैंने जी। कहा कि अब उस समय एक बड़ी कहावत होती थी कि डू यू वांट टू चूज अ कॉलेज और अ कोर्स। हम्म। तो कहते थे भी अगर कोर्स अपनी मर्जी का नहीं मिल पा रहा तो कॉलेज ही ले लीजिए। अच्छा, जी। तो मैंने कहा चलिए ये करते, बिकॉज कुछ कॉलेज थे ऐसे जो कि कैंपस एरिया में नहीं थे। उन कॉलेज में मुझे बीकॉम और क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स में दोनों में एडमिशन मिला। लेकिन मैं 2-3 दिन वहाँ गया तो मुझे माहौल ठीक नहीं लगा। मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ रहूँगा 3 साल तो मुझे बाकी तो पता नहीं, लेकिन मैं इंसान बदल जाऊँगा, वो बनना नहीं चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि चलिए साहब क्या करते हैं, नॉर्थ कैंपस में कम से कम हंसराज कॉलेज का नाम सुना हुआ था, ठीक ठाक था। तो हम्म। वहाँ इसलिए बीएससी कर लिया मैंने, पहली बात तो ये। जी। अच्छा, उसके बाद थोड़ा मैं बताना चाहूँगा, मेरे पिताजी जो थे 20 साल तक तो वो टीचर रहे। 1994 में उन्होंने बोला कि मैं अब वकालत करूंगा। वकालत उन्होंने 1985 में ही कर ली थी, लेकिन उन्होंने जी। कहा 20 साल हो गए हैं, अब मुझे अपना जॉब छोड़ के लॉयर बनना है। तो वो लॉयर बन गए जी। 1994 में, जबकि मैं रहा हूँ तकरीबन 15 साल का। तो जी। जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया, ये बात है 2000 की, तो तकरीबन पिताजी को हुए थे कुछ 6-7 साल अपने लीगल प्रैक्टिस शुरू किए हुए। तो मुझे आज भी याद है आप बस्ती माहौल की बात अगर करें तो देखिए आजकल तो मैं बहुत हैरान परेशान रहता हूँ कि जितने भी ये स्टूडेंट्स रहते हैं आजकल ग्रेजुएशन में, इतना जुड़े रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इंटर्नशिप चल रही है, और आपके हायर कोर्सेज की बातें चल रही हैं, आपकी मेंटरिंग चल रही है। हम लोग को कुछ नहीं मिलता था ये सब, ना तो हम्म। हमें पता होता था कि क्या है क्या नहीं है। इंटरनेट तब था नहीं, था तो जी। बहुत कम लोगों के पास था, मैं 2000 की बात कर रहा हूँ। इंडिया में आना शुरू ही हुआ तो था उस वक्त। जी। हम्म। शुरू हुआ था, मुझे याद है आज भी साइबर कैफे गए थे एक बार, तो वहां पे कोई हॉटमेल का ईमेल आईडी बनाया था, 1 घंटे वही बन पाया था। तो जी, वो टाइम लगता वो था वो स्पीड था। मॉडर्न की पाने में पूरा तो, अपना उस वक्त। जी। तो हाँ, तो उन दिनों की बात है। अब आई हम्म। एम नॉट श्योर आपके बहुत सारे शायद जो सुनने वाले हैं वो इसको रिलेट ना कर पाए इन बातों को, बिकॉज अब तो जी। जमाना बहुत बदल गया है। अब तो क्या, हम्म। बच्चे पैदा होते हैं तो मोबाइल फोन लेके पैदा होते हैं, इंटरनेट युक्त। तो तो ये रहा माहौल, माहौल तो मस्ती का ही रहा। कॉलेज जाते थे, कई एक आध क्लास अटेंड करते थे, इधर उधर घूमने निकल जाते थे। नॉर्थ कैंपस में था मैं, बहुत माहौल अलग था वहाँ का। जी। और अच्छा मस्ती भरे दिन काटे, पढ़ाई भी की। सेकंड रैंक होल्डर था मैं यूनिवर्सिटी में, फर्स्ट तो नहीं मिला, सेकंड रैंक होल्डर हो गया था। तो अब मैं आता हूँ आपकी कानूनी, जो आपने पूछा कानूनी पढ़ाई करने का कैसे मुझे लगा करना चाहिए। जी। मुझे आज भी याद है आखिरी दिन था हमारे कॉलेज का, 3rd ईयर का ग्रेजुएशन का, और हम लोग हंसराज के कैंपस ग्राउंड में बैठे हुए थे। तो सब लोग बड़े परेशान थे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या करेंगे अब लाइफ में आगे। किसी के पास कोई जवाब नहीं होते थे उस समय पे। आजकल तो मुझे लगता है कि ये प्री प्लेसमेंट ऑफर्स और आपके इंटर्नशिप के दौरान इतनी लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है कि सोचना नहीं पड़ता इतना। लेकिन हम लोग बड़े सोच में थे सारे के सारे। मुझे आज भी याद है, सब एकदम शांत बैठे हुए थे। हम लोग कुछ 30-40 लोग का बैच था, और सब एक दूसरे से यही पूछे, तूने सोचा क्या, तूने सोचा क्या। क्या सोच रहे हैं, किसी को तो शायद पता नहीं। कोई बोला कि हम एमएससी कर लेंगे, कोई बोला कि हमें अब तो नौकरी ढूंढनी है, नौकरी कर लेंगे। तो जी। मुझे मुझे लगा कि यार 3 साल की मस्ती कम लग रही है, कुछ और कैसे करी जाए। तो मैंने कहा कि आदत पड़ जाती है सर, नॉर्थ कैंपस इज वेरी इन्फेक्शियस। अगर जी। आप जी। वहाँ की मस्ती करने लगे तो, पढ़ाई का तो मुझे नहीं पता, मैंने करी नहीं, लेकिन अगर आप मस्ती करने लगे तो बहुत इन्फेक्शियस है। तो मैंने कहा यार अब ये तो घर वापस गया तो वो फिर बोलेंगे कि कुछ पढ़ना पड़ेगा, या एमएससी पीएचडी, सोन की घबराहट होने लगी। तो मैंने कहा पिताजी तो वकालत कर रहे हैं, क्यों ना देखा जाए इस बारे में। मैं वहां से पैदल का रास्ता था, हंसराज कॉलेज से नॉर्थ कैंपस, कैंपस लॉ सेंटर में पैदल का रास्ता है। जी। तो टहलते हुए निकल के वहाँ चांस की बात है फॉर्म्स बढ़ रहे थे, फॉर्म्स ले लिए, वहाँ का एग्जाम भी दे दिया, और अच्छा रैंक आया था, मुझे याद नहीं कितना आया था, लेकिन फर्स्ट 50 या 40 में था। तो मैंने कहा चलिए रैंक भी अच्छा आ गया, लगता है कि कानूनी पढ़ाई करनी चाहिए। तो इस जी। तरह से मैं कैंपस लॉ सेंटर में जो है एडमिशन ले लिया। तो ऐसे जी। मेरा वहाँ पे एडमिशन हुआ। मैंने कहा चलिए कुछ और, इट वॉज नॉट आउट ऑफ चॉइस,
जी इट वाज आउट ऑफ नो चॉइस, अगर आप इस बात को समझे तो। वो मुझे बाय पता डिजाइन नहीं नहीं, था, बाय डिफॉल्ट हो रहा था। जी बाय डिफॉल्ट भी कह लीजिए, लेकिन बड़ा अच्छा सवाल किसी ने मुझे कभी पूछा था कि वाज इट आउट ऑफ चॉइस, आउट ऑफ नो चॉइस। मैंने कहा इट हैज ऑलवेज बीन आउट ऑफ नो चॉइस। जी चॉइस तो कभी करने को मिली ही नहीं कि करना क्या है, सब होता गया। लेकिन उस बारे में बाद में बात करूंगा, कुछ कहना चाहूंगा अपने आपके दर्शकों को। लेकिन जी अगर मैं कानूनी बात करूं तो इस तरह से मैंने लॉ कॉलेज में एंट्री एडमिशन लिया। जी जी। ये जो आप बात कहना भी चाह रहे हैं हमारे दर्शकों तक, उसको भी साझा करें, क्योंकि वो फिर एक कंटिन्यूएशन में रहेगी। और एक सवाल मैं और जोड़ लेता हूँ जिससे पहले अपनी बात पूरी रखें, क्योंकि वो जो मैं आपने कहना बड़ी। चाह रहा हूँ ना, वो जो मैं जी कहना चाह रहा हूँ वो अभी कहूंगा तो उसका इतना महत्व निकल के नहीं आएगा। वो जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो मेरी पूरी लाइफ जर्नी से मैंने लर्निंग सीखी है। जी जी जी, तो चलिए उसको उसको हम बात कर रख लेते हैं। और आपने बड़ी एक जी अच्छी बात बताई कि आप सेकंड रैंक होल्डर है हंसराज कॉलेज में, देश का नामी गिरामी कॉलेज है। सब लोग जानते हैं उसके बारे में। मेरे ख्याल से शायद शाहरुख खान भी वहाँ पे पढ़े हुए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जी हंसराज जी कॉलेज से बिल्कुल जब सर, उनकी क्लेम पढ़ाई टू वगैरह फेम हो रहा रही है। इतना लंबा समय नहीं है अभी कॉल करने का, वरना मैं आपको बताता कि शाहरुख खान जी, जो हम लोग सोचते हैं कि भाई लोग कुछ पसंद करते हैं कुछ नहीं करते हैं। एक थी। मिनट लूंगा सिर्फ। लेकिन हमारे जी जी जी। हॉस्टल के जो धोबी बैठे करते थे वहां पे, तो हम लोग इतने हम्म मजाक उड़ा रहे थे शाहरुख खान के बारे में कि भाई किस्मत अच्छी है, ये है वो है। कहते यार आपको एक बात बताता हूँ, मैं धोबी हूँ सन 1980 से। हम्म कहते मेरा जब 2-3 साल ही हुए थे यहाँ पे धोबी का काम शुरू करते हुए, मैंने देखा कि एक नया बैच आया, एक लड़का रोज रात को, ये जो दीवार है पैरापीट वॉल जिसको बोलते हैं हॉस्टल की, रोज रात को 11 बजे आके उस दीवार के ऊपर चलता हुआ कागज का पर्चा पकड़ते कुछ गुनगुनाता रहता था। फिर वो सुबह 4 बजे निकल जाता था, ऑडिटोरियम की चाबी होती थी उसके पास। वहां बैठ के वो 7 बजे तक ऑडिटोरियम में कुछ ना कुछ स्टेज पे खड़ा होकर कुछ ना कुछ करता रहता था। कहते मैंने लड़के रोज सोते उसको देखा नहीं। फिर पूरे दिन कॉलेज अटेंड करता था, फिर यहाँ ग्राउंड में फुटबॉल खेलता था, फिर रात को ये करता था। वो 3 साल लड़का सोया नहीं। उसका नाम है शाहरुख खान। तो मैंने कहा यार देखिए, लगता है बहुत आसान है, लेकिन आप जी सोचिए कि कितना मेहनत का काम है। जो हम लोगों को लगता है कि सक्सेस वॉज अचीव्ड ओवरनाइट, वो ये सब किसी को पता नहीं है। जी। आपने बड़ी अच्छी बात बताई शाहरुख जी के बारे में, कि जो जज्बा और जो जुनून होता है। और एक देखिए, कोने में बैठे हुए एक धोबी साहब, कितनी मतलब बारीकी से उन्होंने इस चीज को गौर फरमाया इस पे। और जी वही कहते हैं, और सक्सेस कभी भी ओवरनाइट नहीं होती, बड़ी मेहनत बड़ी मंथन इसमें लगता है। और आपकी जर्नी से भी जानेंगे, क्योंकि आप जिस शिखर तक आज पहुंचे हैं उस तक भी मैं समझता हूँ बड़े उतार चढ़ाव रहे होंगे, और अभी भी रहते हैं, ऐसी बात और नहीं है। ये जब आप आपका खासकर। बड़प्पन है, आपको लगता है ऐसा, लेकिन ठीक है, समझते हैं पहले आप क्या कहना चाह रहे हैं। जी जी। तो इसमें आपने बताया कि सेकंड रैंक आई आपकी, तो देखिए हंसी मजाक में कई बार पढ़ाई में भी रैंक आ जाती है, ऐसी बात नहीं है, और ध्यान भी रहता है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ एक आदमी की अपनी ब्रिलियंस भी होती है। उसके बाद आप लॉ पे आ गए, तो ये बताइए जो लॉ की जो आपके 3 साल रहे, अब क्योंकि मैं समझता हूँ हमारे लीगल जगत में आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप लीगल टेक की तरफ रुझान रखते हैं। तो वो 3 साल में कोई इंटर्नशिप आपने की साथ में, तो हमारे यंग दर्शकों को बताएं कि एक तो इंटर्नशिप के महत्व, क्या वो इंटर्नशिप सिर्फ लीगल सेक्टर में थी या नॉन लीगल सेक्टर्स में भी थी, और लॉ की ग्रेजुएशन के बाद फिर आपके सफर को और थोड़ा सा आगे जानेंगे। सर मैं दिल की बात कर रहा हूँ आज तो। अच्छा है कि सब लोग सुनेंगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे लेक्चरर वगैरह सुन पाए, कहीं मुझसे वापस आके मेरी डिग्री ना ले जाए। जी। तो हाँ, लेकिन फिर ठीक है सर, कोई बात नहीं, अब तो काफ़ी समय हो गया है। तो देखिए इंटर्नशिप्स तो मैंने क्या बताऊँ आपको, मैं बताता हूँ हुआ क्या मेरे साथ। लॉ ज्वाइन तो कर लिया। अब लगा कि पहला सेमेस्टर भी अच्छा गया, काफ़ी पढ़ाई भी कर ली, थोड़ा खेल कूद भी कर लिया। और टॉप रैंक होल्डर था मैं फर्स्ट सेमेस्टर में, तो ये जी भी मुझे याद है अभी। तो लेकिन क्या हुआ सर, मेरी जो पॉकेट मनी थी वो जैन साहब 300 रुपये में प्रति माह थी। जी और ये मैं हर महीने प्रति माह से बताना चाहूँ, कुछ स्टूडेंट्स को महीने की बात कर रहा हूँ मैं। पर मंथ आई यूज टू गेट 300 रुपीज। अब हुआ क्या कि दोस्त लोग तो वहाँ पे अच्छे बन गए, अच्छे परिवारों से आते थे, गाड़ी वगैरह रखते थे, सब कुछ होता था। तो उनसे बाई चांस ग्रुप बन गया अपना, और घूमना फिरना उनके साथ शुरू हो गया। अब वो लोग तो एक दिन में 300 रुपये खर्च दिया करते थे। तो मुझे लगा कि 2-4 दिन बाद, महीने के शुरू में मुझे लगता था कि अब मैं इनके साथ कैसे घूमूं। थोड़ा अच्छा भी नहीं, कितनी बार आप किसी और को खर्चा करने देंगे अपने ऊपर भाई। थोड़ा सेल्फ एस्टीम आ जाता है इंसान का, दोस्ती यारी भी अपनी जी जगह है। तो ऐसे में हुआ क्या कि एक दिन फर्स्ट सेमेस्टर की बात बता रहा, सेकंड सेमेस्टर ज्वाइन ही किया था, सेकंड सेमेस्टर मैंने। मेरे पड़ोस में एक मित्र रहते हैं, वो कहते हैं यार कि एक कंपनी है एयरटेल के नाम से, और वो कुछ इंटरव्यूज ले रही है, तो कुछ करना चाहेगा। मैंने कहा यार ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। तो मैं चला गया एयरटेल के वहाँ, इंटरव्यू हो रहा था फर्स्ट क्लास, और उन लोगों ने मुझे हायर कर लिया। जी मैंने एयरटेल को एज अ कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव ज्वाइन कर लिया। और उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई आप क्या चाहते हैं, इवनिंग शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट। मैंने कहा इवनिंग शिफ्ट सही है, सुबह कॉलेज जाऊंगा और शाम को अपना काम कर लूंगा। तो अच्छा, मुझे 5-6 हज़ार रुपये की तनख्वाह मिलती थी।
लेकिन आप समझिए जिस इंसान को 300 रुपये मिलते हैं उस जी इंसान को 6,000 रुपये मिलने लगे। और जी मैं अपना शेड्यूल आपको बताऊं तो सुबह उठता था 7 बजे, 8 बजे यू स्पेशल पकड़ता था, 8:30 बजे कॉलेज पहुंचता था, कॉलेज अटेंड करता था, 2 या 2:30 बजे की यू स्पेशल पकड़ के वापस घर आता था, 3 बजे घर आके तुरंत खाना खाया, 3:30 बजे मेरी कैब आ जाती थी ऑफिस की, 3:30 बजे कैब में बैठता था, 4:30 बजे एयरटेल पहुंचता था, रात को 12:30 1 बजे वहां से निकलता था, 1:30 2 बजे पहुंचता था और सुबह 7 बजे फिर उठ के कॉलेज निकल जाता था। तो मैंने तो 2 जिंदगियां जी हैं एक की जगह। जी तो अगर आप मेरे से पूछे इंटर्नशिप, तो मुझे नहीं पता क्या होती थी, मैंने ना आज तक करी है ना मुझे पता है क्या होती थी, क्योंकि शायद मेरे को इतना समय ही नहीं मिला कि मैं सोच पाऊँ किसी बारे में। आधी क्लासेस में तो मैं सोता रहता था। आप समझिए जो इंसान सो ही नहीं पाया, जो इतना 2 जिंदगियां जी जी रहा है एक की जगह, तो वो क्या कर पाएगा। तो इस तरह से मेरे 2.5 साल निकले, मैंने वहीं काम किया एयरटेल में 2.5 साल तक, जब तक लॉ कंप्लीट नहीं करी। तो इस जी। तरह से मैं आपको इंटर्नशिप का तो नहीं बता पाऊंगा कुछ भी, माफी चाहूंगा। नहीं नहीं, ये तो देखिए, जब मैं इंटर्नशिप की बात करता हूँ तो मेरा उसका मतलब ट्रेनिंग से रहता है। तो आजकल हम लोग क्या करते हैं कि नॉन पेइंग को हम इंटर्न की कैटेगरी में डाल देते हैं और पेइंग को हम जॉब कह देते हैं। लेकिन मेरा जो अपना ध्येय है इंटर्नशिप का, मैं समझता हूँ लर्निंग। वो अलग बात रही कि आपने अपनी प्राइड को इंटैक्ट रखते हुए आपने सोचा कि देखिए मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, और उसके चलते जी आपने एयरटेल को ज्वाइन किया। और आप एक छात्र होके एक कामकाजी व्यक्ति भी बन गए। साथ ही आपको जी एक मासिक जो एक जेब खर्च कह लीजिए, उसको सैलरी कह लीजिए, स्टाइपेंड जो आप टर्म ठीक समझे, वो आपको मिलने भी लगा एयरटेल से। और मैं जी। समझता हूँ बड़ा कठिन दौर रहा होगा, क्योंकि दो चीजों को जगल करना है। तो आपने वही शाहरुख खान वाली बात कर दी कि वो ऑडिटोरियम की चाबी आती की जेब में थी। ऑडिटोरियम में अगर मैं यहाँ पे एयरटेल को मान के चलूँ कि आप उस पतली सी सर, उसमें कभी कॉलेज जा रहे नहीं, हैं, कभी कभी शाहरुख वहां खान जाने में, शाहरुख खान मैं आपको साहब हैं, तो उनको उनको अगर मैं इतना सा भी उनका जो सक्सेस है इतना सा भी छू लूं, तो मुझे लगेगा कि मैंने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। नहीं नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं करेंगे। नहीं नहीं, आप तो अभी फिलहाल उधर भी लेकिन हाँ, 15-20 साल छोटे हैं। अभी उस वक्त आने में समझता हूँ वक्त है, लेकिन क्योंकि सर आप लोगों का कॉलेज मैं और आपको मेहनत एक रही। जी मैं आपको अपने सक्सेस की डेफिनेशन भी बताऊंगा। मैं हर अपने दोस्त को ये बात बोलता हूँ जी कि जब आपके पास मर्जी का आप पहन पाए, खा पाए और घूम पाए, तो उसके बाद तो देखिए कोई अंत नहीं है, सब ग्रीड है, सब लोभ है, लालच है। तो मैं तो ये बहुत पहले सीख गया था और मैंने बहुत पहले शुरू भी कर दिया था कमाना। उसके बावजूद मैं सीख गया कि ऐसी रेस में जिसका कोई अंत नहीं है, उस रेस में भागने का फायदा नहीं है। तो अपनी ज़रूरतों का ऑफ कोर्स ख्याल रखिए कि जी आपकी जो एक ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरतों का ऐसा ना कोई अंत ना हो। भाई आज आप खा रहे हैं, पहन रहे हैं, कल को बोले घूमने के लिए प्राइवेट जेट चाहिए, तो उसका तो कोई अंत नहीं है। हम्म अब तो फिलहाल मुझे लगता है कुछ सालों में मार्स पे जाने लगेंगे, तो वहां भी लोग जाना चाहेंगे। लेकिन अब वो तो कोई अंत नहीं है। लेकिन अगर आप खुश रहना चाहें तो मुझे लगता है कि एक लिमिट के बाद आपको कहीं ना कहीं अपने आप को बोलना चाहिए कि बस ठीक है, अब भागना नहीं है, चलते जी जाना है। आई ऑलवेज हम्म, से कीप वॉकिंग। बट ये नहीं कि आप अंधाधुंध भाग रहे हैं, पता नहीं कहाँ जाना है, किसको पाना है, वो नहीं। जी जी। नहीं, आपने ये बड़ी अच्छी बात रखी कि लालच कहते हैं ना, बड़े बुजुर्ग है लालच बुरी बला है। तो वो आपने जो इसके तथ्य सामने रखे, अच्छा है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ रोहन साहब की, ये जो एयरटेल का आपका दौर रहा, वहाँ पे आपने बतौर एक स्टूडेंट, बतौर ये भी मान के चलते हैं, चलिए उसको इंटर्नशिप ना करके वो आपका पहला एक करियर प्रोस्पेक्ट अगर मैं उसको कह सकूँ, तो वहाँ पे जी एज अ बडिंग यंग पर्सन, यंग प्रोफेशनल, आपने क्या सीखा? क्योंकि आप लॉ की पढ़ाई करे थे और साथ में आप एक टेलीकॉम इंडस्ट्री से भी जुड़ गए थे। तो वहाँ पे आपने क्या सीखा? और उसके बाद जब आप ग्रेजुएट कर गए, फिर आपकी लीगल जर्नी या जो प्रोफेशनल जर्नी है वो कैसी रही, उसके बारे में बता। सर, तो एयरटेल में तो मैंने सही बताऊं आपको तो पेशेंस बहुत लग तक सीखी। कस्टमर केयर में पेशेंस बहुत चाहिए होती है, बिकॉज हर तीसरी चौथी कॉल पे आपको गालियां पड़ रही होती है। तो जी कोई खुशी से तो कॉल कस्टमर को कम ही लोग करते हैं, दुख में ज़्यादा करते हैं। तो आप हम्म ये ज़रूर सीख जाते हैं कि अगर आपको कोई उल्टा सीधा सुना रहा है तो कैसे आप उसको नज़रअंदाज करके, अपने पे ना लेके, और जैसे बोलते हैं एम्पैथी, सिंपैथी, इस तरह की चीज़ें बहुत सीखी हैं। ये शब्द सुने होंगे बहुत लोगों ने, लेकिन उन्हें कैसे आपको अपने जीवन में अपनाना है, कैसे उसको अपना के और किसी और के जीवन को जो है खुशियां लानी है उसके अंदर, आप ये कह सकते हैं। बिकॉज किसी कस्टमर को हम निवारण करते थे उसकी समस्या का, तो खुशियां ही लाते थे उनके जीवन में। तो आई थिंक जी वो सब सीखा। और उसके अलावा तो देखिए, लोगों से बात करने की बहुत हमें अकल आई वहाँ पे, किस तरह से किससे कैसी बात की जाती है, ऑर्गेनाइजेशन हायरार्कीज कैसे होती हैं, कंपनीज कैसे चलती हैं। तो जी कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट मैंने बहुत देखा वहाँ पे। अगर आप कानूनी बात करें तो मैंने कुछ नहीं सीखा, बिकॉज मैं लॉ डिपार्टमेंट से बहुत दूर था वहाँ पे। जी जी जी। नहीं, आपने ये बड़ी अच्छी बात बताई। मैं इसकी एक वजह भी आपसे समझना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसा कई मेरे नेटवर्क में जो लोग हैं,
जो इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, टेलीकॉम से या फिर क्लाइंट सर्विस सेंटर से, वो ये बात बड़ी कॉमन रहती है कि लोग गालियां बहुत देते हैं, अपशब्द बहुत करते हैं। इसकी क्या वजह है आपके हिसाब से? और ये मैं एक प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि देखिए, हो सकता है मैं कंज्यूमर हूँ, मेरा फोन नहीं काम कर रहा है, वाईफाई नहीं काम कर रहा है, टेलीफोन नहीं काम कर रहा, कोफ हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन होती है लोगों की अपनी लाइफ में, पर वो किसी दूसरे इंसान पे जो अनजान है, जो आपसे सिर्फ फोन से जुड़ा हुआ है, जो आपसे तमीज से बात कर रहा है, तो जो कस्टमर होता है उसको इतना अग्रेशन कैसे है उसके अंदर? एक तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ। दूसरा, आप इतने स्ट्रेस में काम कर रहे हैं, क्योंकि जहां तक मैं समझता हूँ एक हायरार्की जो होती है, कॉर्पोरेट हायरार्की, वो आपको ये कहती है कि आप अपशब्द नहीं कहेंगे और आप कस्टमर को उल्टा जवाब नहीं देंगे। एक ये बहुत जरूरी चीज होती है क्लाइंट सर्विसिंग में और किसी भी इंडस्ट्री में, तो उसको समझता हूँ। तो वो उस पर उसको आपने कैसे आत्मसात किया, उसको आपने आप अपनी लर्निंग में कैसे लाए? देखिए, पहला सवाल आपका ये था कि लोग आक्रोश क्यों दिखाते हैं। जी। तो मुझे लगता है कि सर्विस इंडस्ट्री है, देखिए सबको लगता है कि भाई अगर इतना बड़ा ब्रांड है और हम अगर इनको इनके पैसे हर महीने दे रहे हैं तो हमें सर्विस मिलनी चाहिए। अब वो आक्रोश जायज़ है, लेकिन हाँ, गाली गलौज करना तो मुझे लगता है कि अपब्रिंगिंग का पार्ट रहता है। जी। बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं करते हैं, बहुत लोगों को और भी हम्म, तरीका रहता है बिना गाली गलौज किए भी आक्रोश निकाल सकते हैं। जी। तो मैं ये कहूँगा, ये तो देखिए पर्सनल चॉइस है एक, किस तरह से आप बड़े हो रहे हैं, किस तरह के आप लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं। और हम्म, दूसरा, अगर मैं आपसे बात कहूँ, तो हमें एक ही बात सिखाई गई थी जो बहुत ही आज भी मैं लोगों को बोलता हूँ। इनफैक्ट जब मैं किसी कस्टमर केयर को फ़ोन करता हूँ, अगर मैं जी। उन्हें डांट भी रहा होता हूँ, हम्म, बिना बिना गाली के डांट, तो पहले ही बताना चाहूँगा आपको। जी। तो लेकिन मैं उन्हें पहले ये बता देता हूँ कि मैं आपकी कंपनी को बता रहा हूँ, ये सब आपको एज़ अ इंडिविजुअल नहीं बता रहा हूँ। हम्म, तो ये बात हमें सिखाई गई थी कि जो कस्टमर आपको आप पे चिल्ला रहा है, वो आप पे नहीं चिल्ला रहा है, वो ब्रांड पे चिल्ला रहा है, वो कंपनी पे चिल्ला रहा है। आप तो सिर्फ एक अभिवक्ता है, तो आप सुन रहे हैं। जी। लेकिन लेकिन वो आप पे नहीं चिल्ला रहे हैं लोग। तो ये बहुत ज़रूरी है अपने मन में कहीं डालना कि आप तो सिर्फ एक ज़रिया हैं, कंपनी तक पहुँच रही है वो बात, तो उसको हम लोग सीख गए थे नज़रअंदाज करना। और 1-2 वार्निंग्स दिया करते थे, उसके बाद हमें बोला गया था कि अगर कस्टमर फिर भी नहीं रुक रहा है, तो आप बोल के कि हमें फ़ोन काटना पड़ेगा, आपकी मदद नहीं कर पाएँगे, हम फ़ोन काट दिया करते थे। जी। जी। एक मेरा फॉलोअप सवाल इससे और आता है रोहन। ये तो बात हो गई जो वहाँ एम्प्लॉई है, मतलब आपको ये गाइडलाइन दी गई कि भाई आप एक दो बार उनसे रिक्वेस्ट कीजिए और उसके बाद आप फोन अपना रख दीजिए। क्या आप लोगों की एज एन एम्प्लॉय भी ग्रीवेंस सुनी जाती है कि भाई ये देखिए, हमें अगर मान लीजिए मैं 10 कॉल दिन में अटेंड कर रहा हूँ या 20 कॉल कर रहा हूँ, 20 में से 15 कॉल में सिर्फ मुझे गालियां सुनने को मिल रही है, तो क्या इसकी एक बड़ी कंपनी एयरटेल जैसी बड़ी कंपनी का इसको एम्प्लॉय की अपनी बातों को तवज्जो देती है? और एक तो होगा कि आप आपको ट्रेन कर रहे हैं एज एन एम्प्लॉय, कस्टमर्स को कैसे ट्रेन करें, क्योंकि कस्टमर भी एक आपका बड़ा ग्रुप है जो सबका आपके एम्प्लॉयज को टॉर्चर और टॉर्मेंट कर रहा है, उसका क्या सोल्यूशन हो सकता सर, उसका मैंने आपको बताया ना, तो पहली बात तो देखिए, ऑफ कोर्स बड़ी कंपनियों में हर तरह की ट्रेनिंग्स रहती हैं, है? जी। हर तरह की काउंसलिंग रहती है। आप ऑफ कोर्स जा सकते हैं, लेकिन 15 में से 5 लोग गाली नहीं करते हैं, 100 में से 1 या 2 इंसान करते हैं। अच्छा। तो पहली बात तो इतना परसेंटेज हाई नहीं है, अभी हम्म। भी तहज़ीब है लोगों में, जो बहुत अच्छी बात है सुन के। लेकिन जो 1, 2, 3 लोग करते हैं, उनको जैसे मैंने आपको बताया, 1-2 बार वार्न करते थे तो फ़ोन काट दिया करते थे। तो ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है कि मुद्दा हल नहीं हुआ करता था। जी। जी। तो ये चलिए, आपकी बड़ी अच्छी जर्नी रही लॉ स्कूल और एयरटेल के साथ साथ। इसके बाद अब जरा अपने करियर पे रोशनी डालें और हमारे दर्शकों पे बताएं कि आपकी जर्नी जो रही है एंटरप्रेन्योर की और ये टेक इंडस्ट्री के साथ जुड़ने की, और फिर उसको लॉ में उसके साथ उसको मिक्स करने की, इसके बारे में बताइए। फिर हम आपकी कंपनी जो आपने स्टैब्लिश की है उस पर आएंगे। सर हाँ, इनफैक्ट अच्छी कहानी रहेगी ये भी। जब लॉ ग्रेजुएट कर लिया, जी। तब पिताजी को हो गए थे 10 साल तकरीबन अपना प्रैक्टिस करते हुए। जी। और मैंने भी फिर नौकरी छोड़ दी। मैंने कहा चलिए, अब लॉ कर दिया है, अब एयरटेल का भी हो गया, बहुत 2-2.5 साल हो गया, अच्छा प्रमोशन वगैरह मिला मुझे। मैंने कहा लेकिन चलते हैं, जी। अब थोड़ा देखते हैं कानूनी जगत में क्या हो रहा है। मैं पढ़ाई भी कर ली, डिग्री भी आ गई, पिताजी भी वकील हैं, तो मुझे लगा कि ये तो एकदम बढ़िया जो है, मिल पा रहा है सब कुछ आपस में, आई कुड जॉइन द डॉट्स। तो जी। मैं पहुंच गया थी पिताजी के पास। पिताजी मेरे 30,000 कोर्ट में प्रैक्टिस किया करते थे जी। उस समय पे। और मैं उनके पास गया, मैंने कहा जी चलिए मैं आ गया हूँ। तो वो बोले कि ठीक है, चलो भाई बैठो, काम वाम करते हैं, देखते हैं। तो अब 10 साल हो तो गए थे, लेकिन मुझे लगता है कि पिताजी का जो डीएनए है वो टीचर का ही था। और जी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि टीचर का डीएनए और लॉयर का डीएनए बहुत फर्क होता है। टीचर का जी। डीएनए को सिखाया जाता है कि भाई सबकी मदद करो, और अपने आप को सबसे बाद में रखो, कोई अगर दुखी हो तो उसको पहले देखो। तो मेरे पिताजी तो मेरे ख्याल लगता है कि 10 में से 9 केस फ्री किया करते थे। जी। और एक में भी जो फीस जिसने दे दी वो ले लिया करते थे, कभी उन्होंने आज तक किसी को ना बोला ना कुछ किया। जी। इनफैक्ट घर में मैं देखा करता, लोग आते थे हर तरह की केसेस लेके,
और आखिर में चले आया करते थे कि सर अभी तो नहीं है पैसे, ये नहीं वो नहीं। उन्हें पता लग गया होगा शायद महाजन साहब हैं और वो इस तरह काम करते हैं, तो अच्छी बात है। तो पहली बात तो ये, तो पहली बात तो पिताजी के पास चैम्बर नहीं, सीट हुआ करता था। सीट, अगर आप 30,000 कोर्ट गए ना, सीट्स हुआ करती हैं बाहर, जी चैम्बर्स जी। होते हैं बाहर, सीट्स भी होते हैं। सीट, और उस तो सीट मैं का गया। जो, जी, मैं एक आप थोड़ा पॉज करना चाह रहा हूँ और दर्शकों को बता दूं, जो आप सीट की बात कर रहे हैं, तो ये सारी में सीटें होती हैं, लेकिन उस सीट का जो दर्जा है वो एक चेम्बरी के बराबर होता सर बिल्कुल होता है सीट का चैम्बर बराबर, सीट्स को चेन में लगाई जाती है ताकि कोई लेकर ना जाए उठा के। है। जी तो जी सीट्स को नीचे चेन से बांधा जाता है। जी, सेंट्रल और हॉल में जी। और 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 बाहर भी और मैं गोल वहाँ गया कैंटीन की तो तरफ जी। बस अब 30 साल जो गए हैं वो समझ जाएंगे। जी बिल्कुल वहीं पे सीट हुआ करती थी, सीट नंबर भी होती है, एलोकेट की जाती है। और मुझे बोला गया कि भाई आसपास की सीट्स में जो सीट खाली है वहाँ बैठ जाओ, देखो क्या हो रहा है। तो मैं बैठ गया, मैं देख लूँगा क्या हो रहा है। तो एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, मुझे कुछ दिखाई नहीं क्या हो रहा है। तो मैंने कहा कुछ हो क्यों नहीं रहा। तो मैंने पिताजी से पूछा कुछ हो क्यों नहीं रहा। तो बोले कि ऐसे ही होता है। मैंने कहा कुछ हो तो अभी तो मैं पूछूं कैसे होता है। तो बोले नहीं यही होता है जो होता है, अभी कुछ केस आएगा तो फाइल बनाएंगे, ड्राफ्टिंग करेंगे, फिर कोर्ट में जाएंगे। मैं कोर्ट्स वगैरह में घूमने लगा वहां पे जाके, खाली इंसान क्या करेगा, कभी कैंटीन बैठे, जी कभी कोर्ट देखे। तो अब मुझे मालूम नहीं, 30,000 कोर्ट 1-2 साल से नहीं गया हूँ, लेकिन अगर मैं 2003 की बात करूँ तो हालात कुछ खराब हुआ करते थे बिल्डिंग वगैरह को लेके, अगर मैं साफ सफाई की बात करूँ जी जी। तो। अ, 2 हफ्ते हुए होंगे, मैं बहुत परेशान, ना कुछ हो रहा है ना कुछ मुझे मजा आ रहा है। तो घर की बात है, फिर बोले पिताजी सुबह तैयार हो कि चलो भाई चलना है कोर्ट आज। तो हम्म, मैंने कहा जी कोर्ट तो आज मैं दोबारा चलूंगा, लेकिन आज कुछ होगा तभी चलूंगा। तो बोले दो जी हफ्ते से जो हो रहा है वही होगा आज भी, कुछ अलग क्या हो जाएगा आज। मैंने कहा जी अगर ऐसी बात है तो मुझे एतराज है, क्योंकि मुझे लगता है कुछ हो नहीं रहा है पहली बात तो। मैं कुछ हो तो, अब हुआ क्या ना, आप समझिए, मैं कॉर्पोरेट जगत में 2.5 साल काम कर चुका, वहां चीजें बहुत फास्ट मूव करती देखी मैंने, कि भाई हम्म किसी को कुछ चाहिए तुरंत हो रहा है, डिसीजन बनना है तुरंत हो रहा है, कोई पॉलिसी आनी है तुरंत हो रही है, सो कस्टमर की ग्रीवेंस है वो तुरंत हल किया जा रहा है उसका। तो हम्म, एक्शन जो है बहुत तेज दिखा मुझे, एकदम से लगा कि वो आप देखा ना कुछ वीडियो स्लो मोशन में दिखाए जाते हैं, तो मुझे जी। ऐसा लगा कि लाइफ जो है ना वो प्ले स्लो बटन से मोशन हो स्लो गई मोशन। हाँ जी। जी। तो नहीं नहीं, आपने बड़ा तो अच्छा मुझे वर्णन किया, वेरी डिस्क्रिप्टिव जी। तो मुझे लगा कि मैं ऐसे से चल रहा हूँ, एकदम से ऐसे लाइफ हो गई ऐसे। मैंने कहा यार, तो मैंने कहा जी पहली बात तो ये, अब पिताजी से थोड़ी बहस तरह की होने लगी, नहीं ये नहीं वो नहीं, ऐसे ही होता है, तुम्हें नहीं पता, और तुम्हें क्या पता, प्रैक्टिस बिल्ड करने में बहुत समय लगता है, ये है जी वो है, मुझे भी 10 साल हो गए हैं। तो पब्लिक स्पेस में पिताजी माफी चाहता हूँ, मैंने थोड़ा बदतमीजी करी उस समय पे, पब्लिक में माफी मांग रहा हूँ। देखिए ऑफ कोर्स बड़े बुजुर्ग हैं मतलब, लेकिन मैं भी थोड़ा उस समय आक्रोश में था, जंग था, जवान था थोड़ा शायद। तो जी। मैंने कहा देखिए, पहली बात तो मुझे लगता है कि जीवन बहुत धीरे चल रहा है, 10 साल में आप कुछ ज्यादा कर नहीं पाएंगे। हम्म तो अगर आप कह रहे हैं कि बहुत समय लगता है, तो समय तो हो गया, 10 साल कम समय नहीं होता, हो जाते, मैंने बोल दिया। तो वो भी, अब पिताजी भी मेरे, अब मैं ईगोइस्ट था तो वो मेरे पिताजी रहे, तो वो और ईगोइस्ट थे। तो वो हम्म बोले कि भाई अगर ऐसी बात है तो आज से आने की जरूरत नहीं है। हम्म मैंने कहा साहब अच्छा ऐसी बात है, चलिए जी ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं है तो। अब एक्सपीरियंस था मेरे पास कॉर्पोरेट का, मैंने हम्म तुरंत इधर उधर फोन किए 2-4 नौकरी, जो उस टाइम प्लेटफॉर्म्स Naukri.com वगैरह तो शायद हुआ होगा, लेकिन इंटरनेट फिर भी जी बहुत जो है उपलब्ध नहीं था इतना, मैं 2003 की बात कर रहा हूँ। जी जी। तो कुछ लोग थे जो प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स थे, मैंने उनसे बात की, और उन्होंने मुझे एक कंपनी में भेजा इंटरव्यू के लिए, वहां मेरी नौकरी लग गई, 3-4 इंटरव्यूज के बाद लगी ऑफ कोर्स। तो ये कंपनी थी सॉल्यूशंस के नाम से, ये लोग थे मार्केटिंग में। तो जी इन्होंने मुझे हायर कर लिया कि भाई एक हमारा प्रोजेक्ट आया है सिंगापुर का, और आप बात तो अच्छी करते हैं, अंग्रेजी ठीक बोल लेते हैं, और क्लाइंट सर्विसिंग का कम मार्केटिंग का प्रोजेक्ट है, दिखते भी थोड़े ठीक ठाक हैं, तो आप हमारे साथ आ जाइए और मार्केटिंग सिखाएंगे आपको हम। मैंने कहा साहब ये भी जी बात ठीक है, चलिए कम से कम कॉल सेंटर से प्रमोशन लगता था उस समय तो बहुत, की मार्केटिंग में चले गए जी। जी। तो वहाँ ज्वाइन किया 2004 में। और वहाँ की जर्नी बहुत लंबी है मेरी, वहाँ मैंने 2004 से लेके 2010 तक काम किया, 6-7 साल वहाँ काम किया मैंने। तो जी वहाँ मैंने स्क्रैच से मार्केटिंग सीखी, कॉल सेंटर मार्केटिंग से लेके, फिर मैं धीरे धीरे बढ़ता गया आगे। मैंने वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सीखी, जिसे ऑनलाइन मार्केटिंग कहते थे। इंटरनेट तब आया था, शुरू में तो बहुत क्रेज हुआ करता था, नई नई चीज़ थी, सब लोग करना चाहते थे। तो हमने सीखा वेबसाइट्स कैसे बनती हैं, ईमेल मार्केटिंग कैसे होती है, और प्रोडक्ट लॉन्चेस कैसे होते हैं। फिर बहुत मौका मिला दुनिया घूमने का, इंटरनेशनल मार्केटिंग का हिस्सा था मैं। बहुत शुक्रगुजार रहूंगा, मैंने तकरीबन 30-35 देश में घूम के आया हूँ मैं। जी बहुत काम किया, बहुत लोगों के साथ उठा बैठा,
फिर मैं वहाँ पे 1.5-2 साल में सिंगापुर और जकार्ता में बेस्ड था, कंट्री ऑपरेशंस हेड कर रहा था वहाँ के। तो अच्छा, मुझे बहुत अच्छा अनुभव मिला, तजुर्बा बहुत अच्छा मिला। मुझे लगता है एक्सपोजर ये जो होता है, दिस इज बेटर देन एनी अदर एक्सपीरियंस। जो भी कुछ आप सीख पाए, अगर आप दुनिया देख सकते हैं, जो दुनिया जी से आप सीख सकते हैं, आई थिंक उससे अच्छी लर्निंग कहीं नहीं हो सकती आपकी। तो वहां से सब कर आके तो 2010 की बात है। तो अब काफ़ी कुछ सीख गए थे जनाब कि भाई कैसे इंटरनेट चलता है, कैसे साइट बनती है, कैसे मार्केटिंग होती है। तो मुझे याद है कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड मैं कुछ ढूंढ रहा था इंडिया में। मैं तब इंडोनेशिया बैठा हुआ था। मैंने ऑनलाइन सर्च किया, मैंने कहा मुझे एक वकील की ज़रूरत है, कुछ सवाल पूछने हैं मुझे प्रॉपर्टी रिलेटेड। तो मैंने देखा जी, कोई मुझे अच्छी वेबसाइट ही नहीं दिखी ढूंढने के लिए कि जो इसको सॉर्ट कर पाए, जवाब दे पाए इन बातों का। फिर मैंने, मेरे गूगल में कुछ मित्र थे, मैं उनसे बात की। उन्होंने मुझे आंकड़ा दिया कि 2010 में तकरीबन 1 से 1.25 करोड़ लोग हर साल इंटरनेट पे वकील खोजा करते थे। हम्म मैंने कहा यार, अगर 1 से 1.25 से 1.5 करोड़ लोग वकील खोज रहे हैं, तो ये वकील देने वाले लोग क्यों नहीं है यहाँ पे। हम्म फिर वहां से मुझे थॉट आया, फिर मैंने थोड़ा पता किया। मैंने कहा यार देखिए, मुझे लगता है कि डिमांड सप्लाई गैप तो बहुत है, सब डिमांड बहुत हाई है और सप्लाई बिल्कुल नहीं है। तो पहला तो तरीका वही होता है कोई बिजनेस आइडिया के लिए कि भाई अगर कोई कुछ चीज़ मांग रहा है और वो देने वाला नहीं है, तो फिर हम क्यों ना बन जाए वो देने वाले। तो इस तरह से मुझे आइडिया 2010 में आ गया था ये करने का। जी मैंने अपनी नौकरी छोड़ी, मैंने कहा कि चलिए जनाब अपना काम खोलेंगे, और मैं इंडिया वापस आ गया। तो यहाँ वापस आया, फिर थोड़ा सोचा करूँ नहीं करूँ, 2-3 महीना खाली बैठा रहा, लेकिन हिम्मत नहीं बनी। तब भी मैंने कहा कुछ देखते करते हैं। तो विस्क्राफ्ट नाम से आपने कंपनी सुनी होगी, जी विस्क्राफ्ट जो आईफा कराती है, इसका किंगडम ऑफ ड्रीम्स है। तो जी वो जी लोग एक्सपीरियंस आदमी ढूंढ रहे थे जिसको आता हो सब बिजनेस डेवलपमेंट वगैरह। तो मैंने वहाँ इंटरव्यू दिया, वहाँ ज्वाइन कर लिया। 2 साल मैंने विस्क्राफ्ट के साथ बिताए, काफ़ी काम भी किया, मौज मस्ती भी की, 2 आईफा कराए मैंने। तो सबसे मिला, शाहरुख खान साहब से भी मिला वहाँ पे। जी तो कहते हैं ना, सब स्टार लाइफ देखी, सब कुछ किया, अच्छा, बहुत मौज मस्ती, काम सब कुछ किया। फिर लेकिन वो बोलते हैं ना, एक बार दी एंटरप्रेन्योर बग स्टार्ट्स बाइटिंग यू, इट नेवर गिव्स अवे। हम्म तो 2 साल हो गए थे, मैंने कहा यार काम तो मैं कुछ और करने आया था, इंडिया में कहाँ घुस गया वापस उसी हम्म रेस में, उसी भागदौड़ में। फिर 2013 की बात है, मैंने छोड़ दिया सब। मैंने कहा अब करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए, चाहे 6 महीने या साल लगे। तो मैंने कहा अब मैं इसे शुरू करूंगा। तो इस तरह से जी मेरी कॉर्पोरेट जो सफर था उसका अंत। आपने इतना सुंदर वर्णन किया कि वाकई जब इंसान देश जगत घूमता है और एक्सपीरियंस कोई भी हो, कभी व्यर्थ नहीं जाता। और थोड़ा सा मैं आपके से अग्री इस बात पे करूंगा कि जो हमारा प्रोफेशन है, मैं अक्सर यंग बच्चों से भी कहता हूँ, दर्शकों से भी कहता हूँ कि बड़ा स्लो प्रोफेशन है। हम बार बार अपने बड़े बुजुर्गों से भी ये बात सुनते हैं कि जो जेस्टेशन पीरियड है हमारे इंडस्ट्री का, स्पेशली अगर आप कचहरी के वकील बनना चाहते हैं, लिटिगेशन करना चाहते हैं, तो वो एक बहुत बहुत ज्यादा इसका स्लो पेस है। कहीं ना कहीं इसका निवारण मैं समझता हूँ कि हमारे जजेस साहब को और वकीलों को मिलके जल्दी से जल्दी खोजना पड़ेगा। और स्पेशली मैं इस चीज पे आपसे टुवर्ड्स द एंड भी डिस्कस करूंगा कि कैसे डिजिटाइजेशन जरूरी है कोर्ट्स के लिए, और जो हो गया है बाय डिफॉल्ट बिकॉज ऑफ पैंडेमिक वी हैव फास्ट फॉरवर्डेड और कोर्ट प्रोसेस पर कितना हम उसको आगे तक खींच पाएंगे, अपने आप में एक बड़ा सवाल बन जाता है। पर उस उन सवाल जवाब से पहले आपकी अब जर्नी जानते हैं कि इतने साल आपने काम किया, देश दुनिया आपने घूमी, वहां से आपने काफी सारी चीजें भी सीखी। तीसारी में आपने जो समय बिताया उससे आपने वकालत के थोड़े से अंदरूनी दौर को जाना, स्ट्रगल्स को जाना एक वकील के बारे में। और फिर अब आपने सोच लिया और आपने बहुत ये एकदम वाजिब बात की कि जो एक एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योरशिप जो हम कहते हैं, जब बैठ जाता है, दिल में घर कर जाता है। और मैं समझता हूँ हमारे लीगल इंडस्ट्री में भी कई बात तक सच है, क्योंकि हर इंडिपेंडेंट वकील कहीं ना कहीं एक एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि उसको अपने स्ट्रगल्स करने हैं, अपनी एक ऑफिस बनानी है, उसके खर्चे ढूंढने हैं। तो वो ठीक है, वो स्मॉल स्केल हो सकता है, और एक कंपनी की अगर हम बात करें लार्ज स्केल होती है। पर एंटरप्रेन्योरशिप मोर और लेस जो एक फीलिंग होती है, उससे मैं एकदम आपसे सहमत हूँ। तो जो एंटरप्रेन्योर है रोहन महाजन, अब मैं उनकी तरफ रुख करता हूँ कि अब आपने सोचा कि भाई गैप है मार्केट में, तकरीबन करोड़ लोग 2010 की बात कर रहे हैं, ढूंढना चाह रहे हैं वकीलों को, पर वकील नहीं मिल रहे। एक चीज इसमें और उभर के ये आती है कि हमारी जो इंडस्ट्री है और जो हमारा एडवोकेट्स एक्ट है और बहुत सारे हमारे यहाँ इम्पेडिमेंट्स हैं वकीलों को लेके कि आप सॉलिसिट नहीं कर सकते, आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते, ये सारी बंदिश आ जाती है। तो वकील खुद जाहिर सी बात है काम करने में हिचकते भी हैं, थोड़ा प्रोफेशनल एथिक्स के भी विरुद्ध ये बात हो जाती है। उसके लिए मैं समझता हूँ जो आपने आइडिया निकाला, ये थोड़ा अच्छा आइडिया निकला मार्केट के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इंडस्ट्री इज देयर टू हेल्प पीपल। आई मीन लॉयर्स एट द एंड ऑफ द डे आर द माउथ पीसेस फॉर द क्लाइंट। पर वही है कि किस क्लाइंट को कैसे सही वकील तक पहुंचाएं, ये अपने आप में हमेशा एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बन जाता है। क्योंकि जो आदमी केरल कन्याकुमारी या मान लीजिए गुजरात या असम में बैठा है, उसको दिल्ली में केस लड़ना है,
तो कैसे लड़े। तो आइए अब जानते हैं आपकी जर्नी लॉरेटो के बारे में, और जो आपने बाकी इसके साथ साथ कंपनियां जो उजागर की हैं, पॉश के ऊपर आपने कंपनी किया है, लॉ फाइंडर आपने किया है, उसके बारे में प्लीज हमें थोड़ा सा बताएं। जरूर। सो 2013 में नौकरी छोड़ दी। अब सोचा कि चलिए शुरू करते हैं। थॉट तो 2010 में आ गया था। जी तो बहुत मौज मस्ती शुरू किया मैंने। एक्चुअली थोड़ा सा अब लगता है कि थोड़ा जल्दी करना चाहिए था। 2 साल मैंने खराब किए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आसान नहीं है मेरे जैसे इंसान के लिए, जो ये सीख के आया था कि मार्केटिंग कैसे होती है, साइट कैसे बनती है, और किस तरह से ऑनलाइन स्पेस को जीता जाता है। मैं काफ़ी सीख चुका था। फिर भी मुझे जी 2 साल लग गए, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत फ़र्क होता है कि आप दूसरों के लिए मार्केटिंग कर रहे हो या अपने काम खुद खड़ा कर रहे हो। तो मुझे लगे 2 साल। 2015 में जाके मैं तरीके से उस वेबसाइट को लॉन्च कर पाया। और बताता हूँ शुरुआत भी वैसे मैंने कैसे करी। ऑफ कोर्स वेबसाइट कैसे बनती है सब लोग आजकल समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, कुछ उसमें बताने का ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात क्या थी कि वकील कैसे मैंने जो है तैयार किए इसे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। बहुत दिक्कत आई जी मुझे शुरू में, आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि जिससे मैं बात करता था वो इसी एडवोकेट्स एक्ट को बोलता था कि ये तो अलाउड नहीं है, आप नहीं कर सकते जी इसको। तो फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा क्या करता हूँ कि चलिए, लॉ स्कूल से तो पढ़ाई करी ही है, पिताजी भी वकील हैं। तो मैंने पिताजी से बोला कि भूल चूक पुरानी माफ़ कीजिए, अब तो मैं वापस इंडस्ट्री में आ रहा हूँ, मेरी मदद कीजिए। और पिताजी वकालत कर रहे थे। अब उन्होंने 1 आध साल पहले थोड़ा काम छोड़ा है, अब तक कर जी रहे थे वो काम। तो मैंने उनसे बोला कि आप अपने कोई 5 से 10 करीबी मित्र दे दीजिए मुझे, जो कि आपके कहने पे कुछ भी कर जाए, हम्म सवाल ना पूछे मुझसे ज़्यादा। जी तो एक तो उन्होंने मुझे लिस्ट दे दी। उन्होंने ये मेरे 5 6 7 बहुत करीबी दोस्त हैं। मैंने बोल दिया मेरा लड़का कुछ कर रहा है, जो बोले आप कर दीजिए, अभी बाद में देखेंगे जी इसको सही है या गलत है। फिर मैंने ऐसे ही मेरे कुछ जो खास मित्र बने थे लॉ फैकल्टी में, उनसे बात की। वो भी उनको प्रैक्टिस करते करते कुछ 12 13 साल हो चुके थे जब तक मैंने शुरू किया। जी तो उनको भी कस्में वादे दिए पुराने दिनों के। मैंने कहा देख यार भाई है तो मना मत करना अब। तो सब लोगों ने, मैं बहुत शुक्रगुजार रहूंगा, नाम तो नहीं लेना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन उन्होंने बहुत, जी मैं बोलूंगा कि ब्लाइंड फेथ दिखाया और बोला चलो भाई कुछ कर रहे हो तो हम साथ हैं तुम्हारे। तो पहले जो 20 25 वकील लाए थे वो इस तरह से आए थे। बहुत हिम्मत की उन लोगों ने भी। और उसके बाद फिर जो भी वकील आया तो उससे हमने कहा कि भाई आप तो आ गए हैं, अब आप 5 वकील और बताइए जो आपके कहने पे आ जाएंगे इस प्लेटफॉर्म पे। जी तो इस तरह से 1 to many का हमने अप्रोच लगाया। और आज हमारे पास कुछ 10,000 वकील हैं प्लेटफॉर्म पे, जी जिसमें कि अब हमने प्रोएक्टिवली रीच आउट करना बंद कर दिया था बहुत पहले ही, 3 साल पहले ही। लेकिन आज भी हमारे पास कुछ 150 से 200 वकील हर रोज आते हैं बोलने के लिए, उनको प्लेटफॉर्म का पार्ट बनना है। जी तो जी मैं मानूंगा कि थोड़ा बहुत नाम हमने कमा लिया है कि भाई वकील जगत में वकील जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ। और जी मार्केटिंग तो उसके बाद आती थी। हम लोगों ने देखा कि किस तरह से हमें अच्छा कंटेंट बहुत ज़रूरी होता है मार्केटिंग के लिए, कि भाई हम जो लोग ढूंढ रहे हैं उसके बारे में लिखें। तो वो बहुत मेहनत करी, रात रात को बैठ के 2 3 3 बजे तक, मुझे याद है आज भी। क्योंकि क्या था कि मुझे इतना प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं था वकालत का। तो मैंने कहा जी मैं कुछ लिख दूँ वो सही नहीं रहेगा, बिकॉज मुझे पता नहीं है कि किताबी तो ज्ञान अलग है, उसको भी 12 साल हो गए करे हुए, और मैं आज कुछ लिखने लगूँ तो बहुत गलत रहेगा। तो मैंने क्या अपने मित्रों को बोला कि मैंने कहा यार मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, जैसे तलाक के बारे में लिखना चाहता हूँ या अपना प्रॉपर्टी के बारे में लिखना चाहता हूँ, तो जी मुझे बताइए क्या लिख सकता हूँ। तो वो लोग बोले भाई प्रैक्टिस चल रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कब बताओगे। तो कभी हम्म रात को 2 बजे, कभी रात को 12 बजे बैठ के हम लोग शुरू में उनसे आधा आधा घंटा बात करके लिखता था, फिर उसको वेबसाइट पे लोड किया करते थे। तो वो दिन होते थे शुरू के, आज भी याद आते हैं। और वहां से लेके आज तक का सफर जो है, अब तकरीबन 6 साल हो गए हैं। और आज हमारे वेबसाइट पे, अभी तो कोरोना में थोड़ा सा ट्रैफिक कम हुआ है जो लोग आते हैं, बिकॉज होना भी चाहिए। मैं समझता हूँ कि लोग इस समय अपनी सेहत पे ध्यान दें। और जी वकील ऑफ कोर्स थोड़ा कम खोज रहे हैं लोग आजकल। लेकिन जी जब हम लोग प्री कोविड में बोलता हूँ उसको, तो तकरीबन 50 से 60 हज़ार लोग रोज हमारी साइट पे आके वकील या फिर कानूनी जो है एडवाइस हमसे मांगते हैं। और जी हमारे 10,000 वकील जो हैं उनको मदद कर पाते हैं। तो यहाँ तक हम पहुँच पाए हैं लॉरेटो की अगर मैं जी बात करूँ तो। जी मेरा इससे एक सवाल निकल के ये आ रहा है रोहन आपके लिए। इससे पहले आप अपना आगे की जर्नी हमसे साझा करें, वो ये है कि अ, एक आपने ऐसा यूनिक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जहाँ पे आपके दो तरह के क्लाइंट चले। मैं समझता हूँ वकील भी आपके लिए क्लाइंट, और जो जी एक लिटिगेंट है, एक प्रोस्पेक्टिव लिटिगेंट जो वकील को ढूंढ रहा है, वो भी क्लाइंट है। तो ज्यादा जी टफ क्लाइंट कौन है कन्विंस करने के लिए इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए? सर, जैसा मैंने बताया शुरू में तो वकील ही ज़्यादा टफ थे, लेकिन एक बार वो आ गए तो उसके बाद ऑफ कोर्स
क्लाइंट लाना सबसे मुश्किल काम रहता है। ये आई थिंक प्रोफेशन का ही प्रॉब्लम है। ये मैंने पिताजी के साथ भी तब देखा था। अगर पिताजी के पास क्लाइंट्स आते किसी जरिए से, तो आई एम श्योर वो 2 हफ्ते तक कुछ नहीं कर रहे होते जो वो कहते थे कुछ कर रहा हूँ। तो जब क्लाइंट ही नहीं आया तो क्या करेगा इंसान भाई? जो पुराने केस चल रहे हैं उनकी डेटें आपको पता है 3 महीने 6 महीने बाद लगती हैं, और पेरेंट्स अपनी हाजिरी जो लगनी है वो 5 मिनट में लग गई, उसके बाद आदमी क्या करेगा पूरे दिन? तो गोल्ड कैंटीन में खाने ही खाते थे उस समय पे। तो अब क्लाइंट लाना मुझे लगता है सबसे मुश्किल काम है, आज भी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि खास तौर पे बिकॉज ऑनलाइन अलाउड नहीं है अभी भी बार काउंसिल एक्ट के तहत। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि क्या जरिया है, किस तरीके से वकील क्लाइंट ला पाएगा? वर्ड ऑफ माउथ कहते हैं, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ अब बहुत कम होता जा रहा है मुझे लगता है। पहले होता था कि भाई आपको परेशानी है तो वो पड़ोस वाले अंकल या फिर आप अपने चाचा मामा भांजा भतीजा सबसे पूछ लिया करते थे। जॉइंट फैमिलीज का जमाना हुआ करता था, लोग रोज शाम को चौराहे पे चौपाल पे मिला करते थे, तो बातचीत हो जाती थी, वर्ड ऑफ माउथ हो जाता था। अब वर्ड ऑफ माउथ कहाँ रहा, आप बताइए मुझे। कोविड के बाद तो बिल्कुल भी नहीं रहा वर्ड ऑफ माउथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो जरिया होना चाहिए जिसके थ्रू जो क्लाइंट है वो वकील को खोज पाए। तो मुझे लगता है ऐसा कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जरूर होना चाहिए। हम लोग तो हैं, थोड़ा अगर हमें इजाजत मिले तो हम बहुत कुछ और कर सकते हैं, लेकिन हम लोग भी अभी बार काउंसिल का जो आपका एक्ट है उसे फॉलो कर रहे हैं, उसके गाइडलाइंस के तहत काम कर रहे हैं। और जो अलाउ कर रहे हैं वो 2008 के जरिए उन्होंने कुछ अलाउ किया था कि आप ये 3-4 चीज़ें वकील के बारे में ऑनलाइन स्पेस पर दिखा सकते हैं। हमसे वही दिखा रहे हैं, बिल्कुल एज पर कंप्लायंस ऑफ द बार काउंसिल एक्ट है। तो जो कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। जी, कभी इस जर्नी के दौरान आपको कभी लगा, या जो वकील आपके साथ जुड़े, अब तो आप लोगों ने बताया कि आपके प्लेटफॉर्म पे तकरीबन 10,000 वकील साहब साहिबा जुड़े हुए हैं, कि इस एक्ट को या इसके जो ये बेसिक प्रोविजन है इसको चैलेंज किया जाए कोर्ट में? ये मैं सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बताओ मैं एक प्रैक्टिसिंग वकील हूँ। मैं आपके प्लेटफॉर्म से जुड़ा तो नहीं हुआ हूँ, पर इसके बारे में जानता जरूर हूँ। मैं इसलिए समझता हूँ कि कोरोना का दौर या नॉन कोरोना का दौर, वकील जो भी इंसान ढूंढ रहा है, चाहे वो हमारे मूलभूत भारत के निवासी हों या वो भारतीय जो बाहर जाके बस चुके हैं, जिनकी कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, कोई और लीगल क्वेरी जो एमिनेट करे, जिनकी फैमिली में कोई वकील नहीं है, जिनके इर्द गिर्द कोई वकील नहीं है, उनके लिए ऐसे प्लेटफॉर्म एक पॉजिटिव मैं समझता हूँ स्टेप है, जुड़ने में मदद करते हैं। एंड देन एक चॉइस प्रोवाइड हो जाती है इस पोर्टल के थ्रू कि देखिए आपको एक ही वकील नहीं पकड़ना, दीज आर द लिस्ट ऑफ लॉयर्स एंड यू आर फ्री टू टॉक टू एनी ऑफ देम। तो एक ही जो फ्रीडम ऑफ चॉइस है, जो हम बार बार हम अपने संविधान की बात करते हैं कि फ्रीडम होना चाहिए, चॉइस ऑफ फ्रीडम होना चाहिए, हम आर्टिकल 21 की बातें करते हैं। तो कभी ऐसा आपको लगा कि इस जो बेसिक प्रोविजन है इसको कोर्ट के सामने रखा जाए, और कोर्ट के सामने रखने की वजह सिर्फ क्लाइंट की पीड़ा नहीं, वकील की पीड़ा को भी साझा किया जाए, कोर्ट के सामने रखे कि देखिए इसमें कुछ गलत नहीं है? दूसरा प्रश्न पूछने की वजह यह है कि मैं कई बार देखता हूँ कि, और क्योंकि मैं भी थोड़ा ओल्ड स्कूल थॉट का हूँ इसलिए मैं एकदम से नहीं सब्सक्राइब करता इन सारी चीजों को, वो ये है कि कई मैं देखता हूँ हमारे देश में लॉ फर्म्स हैं जिन्होंने अपनी वेबसाइट क्रिएट कर ली और एक डिस्क्लेमर कह देते हैं कि एज पर बार काउंसिल ऑफ रूल, ये हमारा डिस्क्लेमर है, आप अग्री करते हैं तो साइट में एंटर करें, नहीं अग्री करते तो आप डिसअग्री कर दीजिए। तो दैट्स अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ कैमोफ्लेजिंग थिंग्स। और आप जो वकील होते हैं आपको पता होता है कि कौन क्या कर रहा है। तो मैं ये भी नहीं कहता कि वो भी गलत है ये भी गलत है, पर मैं ये कहता हूँ क्या अब समय आ गया है, स्पेशली नाउ दैट द कोर्ट्स हैव आल्सो टर्न वर्चुअल, गोइंग फॉरवर्ड डिजिटल हो रही है पूरी दुनिया। तो इन और अमेरिका वगैरह बाकी देशों में तो परमिशन है लोगों को टू एडवर्टाइज देमसेल्व्स और एंड टू बी ऑनलाइन, हैव ऑनलाइन प्रेजेंस। तो हमारे जैसे इतने बढ़िया देश को, जहाँ पे इतने बढ़िया बढ़िया वकील हैं, इतने लीगल ब्रेन्स हैं जो असेस कर सकते हैं, व्हाट इज इट दैट इज स्टॉपिंग अस? देखिए, जहाँ तक मुझे पता है 1965 का एक्ट है, एडवोकेट्स एक्ट, अगर मैं गलत नहीं हूँ। और उस समय ये जो एक्ट बनाया गया था उसमें ये जो प्राविधान डाला गया था वो ये डाला गया था कि आप मार्केट को सॉलिसिट ना करें, क्योंकि बोला जाता था नोबल प्रोफेशन है। तो उसके चलते ऐसा ना हो कि भाई कोई वकील किसी क्लाइंट को गलत गुमराह कर दे, या जैसा बोलते हैं ना वो बाहर के देश में एम्बुलेंस चेजर्स ना पैदा हो जाए कि भाई जबरदस्ती लिटिगेशन बढ़ा रहे हो या कन्विंस करना चाह रहे हो रीच आउट करके प्रोएक्टिवली। ये उस समय के कानून थे जब मुझे लगता है कि हो सकता है कि जो आम नागरिक है, जो जनता है, वो बहुत भोली हुआ करती थी या उनको नहीं मालूम हुआ करता होगा कि क्या सही है क्या गलत है। आज की डेट में मुझे लगता है कि जो नागरिक है वो इतना जागरूक हो चुका है, आप इंटरनेट की वजह से बोलिए या जनरल एजुकेशन लेवल की वजह से बोलिए, अवेयरनेस बहुत आ गई है। तो मुझे पहला तो लगता है कि ऑफ कोर्स ज़माना और वक्त बहुत बदल गया है। तो अब ऐसा तो वक्त रहा नहीं कि भाई किसी को अगर वकील नहीं चाहिए तो भी सॉलिसिट करके आप जबरदस्ती उससे केस डलवा लेंगे। अगर चाहिए होगा तो उसको वो लेगा, नहीं चाहिए होगा तो ये
ये वो मैं बोलता हूँ ना, ये कोई वो टी शर्ट तो है नहीं कि आज आप लाल ट्राई कर लीजिए सर, अच्छी लग रही है आपके ऊपर, देखिए कितना मजा आ रहा है। वो ये तो है नहीं कि सर आप हाँ जी जी आज सुबह भाभी ने झगड़ा किया आपने, आज डिवोर्स करेंगे। तो जी तो मुझे लगता है कि ऐसा ऐसा लगता नहीं है मुझे कि चल पाएगा। तो मुझे लगता है कि अब बदलाव का समय तो आ गया है। जी ये पहली बात है। दूसरी बात, मुझे बताया गया है, मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो मेरा मानना है, कि मुझे ये बताया यही गया है कि जो जो ये लॉज और रूल्स बना गए थे वो उस जमाने के थे, उसके बाद किसी ने कभी कोशिश नहीं करी इसको चैलेंज करने की थी। इनफैक्ट एक, मुझे नाम नहीं याद आ रहा उन सज्जन पुरुष का, एक लॉयर ही थे, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ था ये एक्चुअली। जी जी और मुझे मालूम भी चला कि 2013 में या 12 में उनका अनफॉर्चुनेटली देहांत हो गया। तो वो जी जो केस है वो कभी जो है कंप्लीट हो ही नहीं पाया। जी तो ये वहाँ पे बात रुकी पड़ी है। मुझे लगता है इस मुद्दे को उठाया जाएगा। तो आजकल तो खास तौर पे जिस तरह के हालात हैं, इनफैक्ट आपको बताना चाहूँगा, डिस्क्लोजर भी करता हूँ, एक केस सारी ऑनलाइन लॉ कंपनीज पे हो भी रखा है। उसमें 18 कंपनीज पार्टी हैं, जी हम भी हैं, और सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जितने भी आप सोच सकते हैं। जी और ये अपने लखनऊ बेंच ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक युवा वकील है, उन्होंने डाला है हमारे अगेंस्ट, और हो गए 2-3 साल इस केस को। उसके जी अंदर जो आखिरी जो गाइडलाइन तो नहीं कहा था, जो आखिरी इशू हुआ था, जो नोटिस इशू हुआ था कोर्ट से, वो यही इशू हुआ था कि इंटरिम ऑर्डर एक दिया गया था जिसमें बोला गया था कि भाई आप जब तक ये केस की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती, आप इंटरिमली अपने एडवोकेट एक्ट को फॉलो कीजिए, उनका जी उल्लंघन मत कीजिए रूल्स का। और कोर्ट ने ये बोला गया था कि एक गाइडलाइंस को क्रिएट किया जाए इस सेगमेंट को रेगुलेट करने के लिए। तो हम्म वहां जाके ये बात हो गई थी। अब इस बात को भी तकरीबन 2 साल होने वाले हैं, क्योंकि कोविड के जी बाद से तो पोस्ट क्रिटिकल केसेस का ज़्यादा ज़रूरी है सुनना, तो इसकी हम्म तारीख आ नहीं पाई है। तो हमें लगता है जी कि पॉजिटिव स्टेप था, क्योंकि कोर्ट ने ये नहीं बोला कि भाई ये सब क्या है, गलत है, बंद कीजिए इसको। जी उन्होंने यही जी बोला कि आप जब तक आप एडवोकेट्स एक्ट के अंदर जो अलाउड है उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, जी और इसकी हम गाइडलाइंस बना सकते हैं ताकि एकदम रैंडमली भी उल्टी सीधी हरकतें ना शुरू हो जाए। तो करेक्ट यहाँ तक बात आके रुक गई थी। तो हम लोग तो जी उसी का वेट कर रहे थे कि भाई हमें लग रहा था कि ये ओपन अप हो रहा है, तो हमें लगता था कि आगे हमारे पक्ष में जाएगा फैसला, बाकी देखते हैं कैसा रहेगा। जी नहीं, आपने बड़ी अच्छी बात की। मैं समझता हूँ समय आ गया है जब थोड़ा सा और आपने एक और अच्छी बात की कि ऐसा नहीं है। देखिए 4G का जमाना है, 5G की तरफ हम जा रहे हैं। और बच्चा बच्चा आजकल हम देखते हैं इंस्टाग्राम में रील्स बना के, लोग टिकटॉक बना के मिलियनर बन जा रहे हैं। इतना अवगत है, इन्फॉर्मेशन हर जगह है। और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जैसी गलत इन्फॉर्मेशन आती है, वकील तो कम से कम मैं समझता हूँ जो हमारी इंडस्ट्री सही इन्फॉर्मेशन देती है लोगों को और कोशिश करती है गुमराह ना किया जाए और उनको एक कानूनी रास्ता दिखाया जाए। और आप जैसे प्लेटफॉर्म जब उनसे कोई जुड़ता है तो कोई, मैं समझता हूँ कि समझदार व्यक्ति जुड़ता होगा जो जिम्मेदार भी हो। क्योंकि जहां तक मैं वकालत की बात करूं तो बहुत ऐसे कम वकील होते हैं जो गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हैं या करने की कोशिश करते हैं। और आपने एक बात और अच्छी बताई, क्योंकि आप खुद भी लीगल फैमिली से बिलोंग करते हैं, कि जो उत्तरदायित्व है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधों पे समाज के प्रति, वो बहुत जरूरी बन जाती है। और आपका प्लेटफॉर्म बखूबी निभा रहा है, मैं इस चीज को समझता हूँ। और कई बात मेरे ख्याल से भी 4-5 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक उसमें भी जब इलेक्शन कमीशन गया गुहार लगाते हुए कि भाई लीगल रिपोर्टिंग क्यों हो रही है ऐसी, या जर्नलिस्ट क्यों कोट कर देते हैं कोर्ट में होती चीजों को, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात साझा किया कि देखिए उनको एकदम पूरा हक है संविधान के अंडर टू राइट टू एक्सप्रेस, राइट टू लिबर्टी ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और ये बात अगर मैं समझता हूँ जर्नलिस्ट तबके पे लागू होती है, लीगल जर्नलिज्म पे लागू होती है, तो लॉयर्स पे एकदम बखूबी लागू होनी चाहिए। और मैं इस पे ये नहीं कह रहा कि आप अंधाधुंध सॉलिसिटेशन करें या गलत मार्केटिंग करें या एक इम्प्रॉपर एडवर्टाइजिंग करें, लेकिन आई थिंक टेक्नोलॉजी टुडे हैज गिवन ऑलमोस्ट एवरीबडी अ लेवल प्लेइंग फील्ड, जिसको हम जी नजरअंदाज नहीं कर सकते, और वक्त आ गया उसको देखें। ये तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई रोहन। और ये अपनी अब जरा थोड़ी सी, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ आपका एक और मीटिंग है इसके बाद, तो मैं आपको ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आपकी और जो आप कंपनी रन करते हैं उनके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, एक पॉश का और एक और जो आप लोफाइंटर चलाते हैं। जी 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 जी। तो हुआ यूं ही था, लोरेटो शुरू करने के 2 साल की बात है कि हमारे पास काफ़ी केसेस आने लगे थे पीड़ित महिलाओं के, जी जो कि सेक्सुअल हरासमेंट वगैरह कंपनीज के अंदर स्पेसिफिकली कुछ केसेस आने लगे हमारे पास, जो वकील चाह रही थी कि भाई हम कंपनी के अंदर हमारे साथ गलत हुआ है, जी हैरेसमेंट हुआ है, और हम लोग कंपनी में कंप्लेंट की है, लेकिन अब कोर्ट में भी लेना चाहते हैं इस केस को। तो वहां से हमें लगा कि ये मुद्दा तो बड़ा लग रहा है कि भी काफी लोग आ रहे हैं हमारे पास। हम्म, तो हमें लगा कि क्या किया जाए। तो हमने फिगर आउट किया कि पॉश एक्ट एक आया था विशाखा जी गाइडलाइंस के बाद, जिसके बारे में हमने सोचा कि कुछ किया जाए। तो हमने पता किया फिर कि इसको एक प्रॉपर बखूबी एक कंप्लायंस कराई जा सकती है कंपनीज के अंदर। हमने कहा कि क्यों ना इस मामले को जड़ से खत्म किया जाए। वकील तो हम देते ही हैं ऑफ कोर्स पीड़ित महिलाओं को या जो भी है,
लेकिन हमने कहा व्हाई नॉट सी वेयर द प्रॉब्लम लाइज, और उसके लिए हमने कहा कि चलिए एक कंपनी खोलते हैं, इसमें हम कंपनीज को पॉश कंप्लायंट करेंगे। तो पॉश चेक का जन्म उससे हुआ था। तकरीबन 3 साल हो गए हैं पॉश चेक को भी लॉन्च किए हुए। हमने 500 से अधिक कंपनियों को पॉश कंप्लायंट किया है। जी हम लोग इसको भी डिजिटाइज कर दिया हमने। सो हमने क्या किया, हमने कहा कि जो ट्रेनिंग होती है पॉश की, वो बजाय कि फिजिकल ट्रेनर के अगर हम इसका एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बना दें तो वो बहुत जल्दी और बहुत क्विकली और बहुत एफर्टफुली जो है, मतलब जो उसका रीच है और इफेक्टिवनेस है बहुत बढ़ सकती है। बिकॉज आप ट्रेनिंग कराएंगे 1000 लोगों की कंपनी में, कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग नहीं सुन रहे हैं, कितने लोगों ने क्या एब्जॉर्ब किया, वो बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है जानना। लेकिन जी हमने जो मॉड्यूल बनाया ऑनलाइन, उसमें बड़ा इजी है। एम्प्लॉय लॉगिन करता है, वीडियो देखता है, फिर सर्टिफिकेशन क्विज लेता है, वो सर्टिफिकेट इशू हो जाता है। तो कंपनी को पता रहता है कि भाई किसने किया किसने नहीं किया, उनको रिमाइंडर दे सकते हैं। तो जी 500 कंपनीज हम कर चुके हैं। इनफैक्ट हमारा मॉड्यूल इतना अच्छा लगा था कि हम लोग सर्टिफाइड है, एम्पैनल्ड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। जी उन लोगों ने हमें एम्पैनल भी किया कि हम लोग गवर्नमेंट एम्पैनलमेंट के साथ इसको कर सकते हैं। तो वहाँ हम लोग ये काम कर रहे हैं। फिर मैंने एक और कंपनी लॉन्च की विल स्टार के नाम से। जी विल स्टार में भी यही हुआ था, बहुत लोग आ रहे थे बोल के कि भाई हमारे केसेस हैं। हमने फिर फिगर आउट किया कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट जितने इंडिया में है, मेजोरिटी इसलिए होते हैं कि लोग विल छोड़ के नहीं जाते। हम्म, तो हमने कहा भी इसके लिए क्या किया जाए, तो पता लगा कि विल तो बहुत ईजी है, लिखने कोई लिखता ही नहीं है। हमने चलिए जी ऐप बना के देखते हैं। तो हमने एक विल स्टार नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसपे कोई भी फ्री प्लेटफॉर्म है विल स्टार। तो आप जी वहाँ पे कोई भी जाके अपनी डिटेल्स भर सकता है। स्टेप बाय स्टेप चलता है, 5-7 स्टेप्स हैं। आपसे पूछेगा आपकी फैमिली के बारे में, आपके एसेट्स के बारे में, और आपको एक बहुत ही बेहतरीन लीगल ड्राफ्टेड विल निकाल के एंड में वो प्रोवाइड कर देता है। उसका प्रिंट आउट जी निकालिए, साइन कीजिए, अपने लॉकर में रख लीजिए उसको। हमारा आइडिया ये था कि प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को भी जड़ से कैसे मिटाया जाए। तो हमारा मानना तो ये है कि ऑलरेडी इतना लोड है कोर्ट सिस्टम के ऊपर, कैसे हम्म, उसको कम किया जाए जड़ से मिटा के इन सब चीज़ों को। तो इसलिए जी विल स्टार खोला था। उसके हम्म, अलावा भी एक दो कंपनी खोली थी, उनके बारे में बात नहीं करना चाहूंगा, इतना महत्वपूर्ण काम नहीं किया वहाँ पे हमने। जी और अब आगे कुछ करने जा रहा हूँ, उसके बारे में अभी पूरा डिस्कवर नहीं कर पाऊंगा। जी लेकिन कुछ अभी हम लीगल प्लेसमेंट्स में और बच्चों की पढ़ाई को लेकर कुछ करने जा रहे हैं। तो जी वो बहुत जल्दी आपको मालूम चलेगा। इनफैक्ट एक आध हफ्ते में मालूम चल जाएगा। तो एक नया वेंचर इनिशिएट शुरू कर रहे हैं, जी जिसमें मैंने ये भी प्रॉब्लम बहुत बड़ी देखी कि लीगल फील्ड में प्लेसमेंट से बहुत इशू चल रहा है। और ये भी मेरे एक्सपीरियंस से मुझे पता लगा कि रोज के बेसिस पे 30 से 40 बच्चे मुझे मेरे लिंक्डइन पे मैसेज करते हैं बोल के कि सर कुछ हमारे इंटर्नशिप या जॉब का कुछ करा दीजिए। हम्म, और हमारे प्लेटफॉर्म लोरेटो पे भी रोज के बहुत सारे बच्चे आते हैं बोल के कि आपके पास लॉयर्स है तो इनसे हमारी बात कर दीजिए। हमने क्यों बात करनी है, तो हमें नौकरी चाहिए। तो मुझे जी लगता है कि अगर इकोसिस्टम है, हमारे पास नेटवर्क है और पहुंच है, तो क्यों ना कुछ क्रिएट किया जाए जिसके साथ हम जो है ये काम भी कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं बच्चों की। जी रोहन साहब, आपकी सोच की दाद देता हूँ। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं समाज हित में और जनहित में, और जुडिशरी का भार कम करने के लिए, क्योंकि वाकई बहुत कार्यभार है हमारी प्रणाली पे, जो है जजेस पे, जो कि डेली की कम से कम, मैं कुछ ना अगर कहूँ तो कम से कम 50 से 100 केस एक जज साहब हमारे देश में देखते हैं। इतना ज्यादा बर्डन है। और कई बार ऐसा होता है कि जो आपने बात की, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं एक अच्छा एक प्रोबोनो की तरह भी है वो। और जो हमारे यहाँ जो एक लोक अदालत सिस्टम चल गया, जुडिशरी का एक जो नॉवल है, उस किस्म की भी आपने एक पहल शुरू की है, जहाँ पे जो बेसिक चीजें होती हैं, मैं समझता हूँ जहाँ पे बहुत ज्यादा हमें कोर्ट को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, उससे वो प्रोसेस एलिमिनेट हो सकती है। आपने बताया कि आप युवाओं के लिए, नए बच्चों के लिए प्लेसमेंट को लेकर, जो मैं खुद समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इतने सारे बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं आज की डेट में, इतने सारे 5 वर्ष के कॉलेज हो गए हैं देश में, 3 वर्ष ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। तो उसको हम कैसे करें ऑफलाइन भी, आपसे इस बारे में मैं बात करना चाहूंगा। और ये सोचें कि बच्चों की परेशानियां हम एक लीगल सेक्टर में कैसे इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, इसका इम्पैक्ट एलिमिनेट, तो मैं पता नहीं कि हम लोग कहाँ तक इसमें हो सकते हैं सक्षम, लेकिन यही जरूरी है कि इस पे कदम बढ़ाया जाए। और आपको ज्यादा समय न लेते हुए आपसे प्रोग्राम के अंत में एक टिप्पणी चाहूंगा हमारे युवा दर्शकों के लिए। और युवा मैं हमेशा कहता हूँ लोगों से कि इट्स नॉट जस्ट यूथ, बट पीपल हु आर यंग एट हार्ट एंड यंग इन माइंड, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जरूर। मैं ये कहने से पहले एक बात बताना भूल गया बहुत जरूरी, जो आपने पूछी थी कि इंटरनेट क्यों जरूरी है और इस प्लेटफॉर्म क्यों जरूरी है। मैं जी बताना भूल गया बहुत जरूरी एक बात, जो अब ऐड करना चाहूंगा। इनफैक्ट आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोग फ्री लीगल एडवाइस प्रोवाइड करते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। एडवाइस मतलब आप सवाल डालिए, जवाब मिलता है आपको वकील से। और कुछ तकरीबन 1.5 से 2 लाख सवालों का जवाब दे चुके हैं अब तक हम। एक तो वो बात है। दूसरा, हम लोग नालसा के साथ जुड़े हुए हैं। नालसा के साथ हमने टाई अप किया हुआ है कि जो भी फ्री लीगल एड के लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे आता है, तो हम उसे नालसा पे सिंक अप करा के, डायरेक्ट करा के उनकी अर्जी वहां पे भिजवाते हैं। जी और तीसरा बताना चाहूंगा, तकरीबन
मेरे ख्याल 3 या 4 साल हो गए होंगे, मुझे फ़ोन आया एक दिन, मतलब मेरे एक एसोसिएट लॉरेटो की मेरे पास आया, बोलती है सर निर्भया की माताजी का फ़ोन आया है। मैंने कहा यार मज़ाक मत करो, कोई ऐसे ही हमसे खिलवाड़ कर रहा होगा, बोलिए रॉन्ग नंबर है और रखिए फ़ोन को, आगे चलिए, बहुत कॉल्स और लाइन में लगी हुई हैं। जी। तो वो गया वापस, 15 मिनट बाद दोबारा आया, कह रहा सर नहीं वो निर्भया की माताजी हैं, वो कह रही मिलना चाहती हैं आपसे। मैंने कहा यार अगर ऐसी बात है ना तो मीटिंग कराइए आप, क्योंकि नकली होंगे तो साबित हो जाएगा, कभी कोई ऐसी अगर होक्स जी। कॉल्स बहुत आती हैं, हमें हम्म। लगा नहीं निर्भया की माता पिता क्यों कॉल करेंगे हमें हेल्पलाइन पे हमारी। तो हमने मीटिंग रखवाई और दरअसल निर्भया के माता पिता आके हमसे मिले। जी। ये उस समय की बात है जब केस निर्भया का चला गया था सुप्रीम कोर्ट में। हम्म। तो हमने कहा जी हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो वो बोले कि भाई जब तक ये केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में चल रहा तो बहुत, और मीडिया में था तो बहुत हमें मदद मिल रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब से केस गया हम लोगों को मालूम नहीं चल पा रहा क्या हो रहा है। जी। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, तो हमने हम्म। चेक किया सब कुछ, तो मालूम चला कि उनको दरअसल उनको पार्टी नहीं बनाया गया था। ओ। तो हाँ, तो वो बोले कि हमें एक चिट्ठी लेके आगे दिखा रहे, उसमें लिखा गया कि यू आर नॉट पार्टी टू द केस। हम्म। हमें समझ नहीं आया पहले, तो दिल में तो बहुत दुख हुआ जान के कि अगर ये पार्टी नहीं है तो कौन पार्टी है। हम्म। तो लेकिन फिर थोड़ा कानूनी सिस्टम जिसको समझ में आता है वो समझ जाता है इस बात को कि भाई इम्प्लीड करना पड़ता है, तो एनी विच वेज। तो फिर जी। हमने जी। उनको जो भी है प्रो बोनो एडवाइस भी दिया, लॉयर्स भी दिए लाके, जिन्होंने इम्प्लीड किया, पार्टी बनाया, सब कुछ हुआ, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर इस देश में निर्भया जैसे निर्भया की माता पिता को जरूरत पड़ गई एक इंटरनेट बेस्ड कंपनी की और प्लेटफॉर्म की, जिनको सब तरह की वकील और सुविधा दी गई थी स्टेट के द्वारा, अगर वो हमारे पास आए तो आप सोचिए जिनके पास इतना सब कुछ नहीं है, जिनके साथ इतना सपोर्ट नहीं है, वो बेचारे क्या जी। कर रहे होंगे। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जरूरत की बात करें तो ऐसे प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा जरूरी हैं। जी। और इस बात के बारे में ऑफ कोर्स हम अलग से बात करेंगे, लेकिन मैं वहां पे मैं भूल गया था बताना आपको, जब हम वो डिस्कशन कर रहे थे कि क्यों जरूरी लगता है मुझे ये प्लेटफॉर्म। जी। जी। वही जाते जाते आपने आप बड़ी अच्छी बात बताई रोहन, और बेहतर आपसे जो टिप्पणी मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने बताया कि 5:30 पे आपकी मीटिंग भी है, तो जरा आप टिप्पणी और वो जो आपने शुरुआत में एक बात बताई थी कि जीवन का जो आपका फलसफा है उसको इस टिप्पणी में जरूर शामिल करें। देखिए टिप्पणी और फलसफा तो मेरा यही है कि मैं गलत हो सकता हूँ, तो प्लीज इसको टेक इट द पिंच ऑफ सॉल्ट। दिस इज लर्निंग फ्रॉम माई लाइफ। मैं नहीं कह रहा कि किसी और को, मैं मैं बहुत टाइम से बहुत लोगों के साथ काम करता आया हूँ, ऑफिस में रहे मेरे साथ, लोरेटो में रहे, अभी भी बहुत, और बहुत जो है युवा पीढ़ी मेरे साथ काम करती है। मेरी एवरेज टीम जो है उसकी अभी भी एवरेज जो एज है 23, 24, 25 साल है। तो मैंने एक बात देखी है, सब लोग काफी परेशान रहते हैं, मुझसे सब परेशान रहते हैं। और परेशान क्यों रहते हैं कि साहब मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ सर डिप्रेशन हो रहा है, ये है वो है। तो मैंने इसको ओवर द ईयर समझा है, और मैं अपना ये फलसफा आपको बता रहा हूँ क्या समझा है मैंने। जी। ये जो मे बी जनरेशन में नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारे लोग क्या कहते हैं ना कि हमारी ये चाहत है कि हम ये करें। तो जैसे किसी ने सोच लिया कि मुझे तो जी, अब मैं लॉ से रिलेटेड बताऊंगा बिकॉज हमारी ऑडियंस जो लॉ से रिलेटेड होगी, कि हमें साहब मास्टर्स करना है लंदन से, या कोई कहता है जी हमें तो अब जो है ना ए लिस्टर फॉर्म के साथ काम करना है, जी। कोई कहता है कि जी मुझे सीनियर एडवोकेट के साथ या फिर जुडिशरी में जाना है फॉर एग्जाम्पल। एम एंड एम्बिशन बहुत अच्छी बात है, होता है, सबका होता है, मेरा नहीं था, खैर उसको छोड़िए, लेकिन होना चाहिए, सबका होता है। लेकिन ये क्या होता है ना, दिल के साथ लगा लेते हैं इस चीज को। जी। और मैंने रियलाइज किया है, और ये मैं सिर्फ लॉ का बता रहा हूँ, लेकिन जनरल एस्पेक्ट बताऊं तो कि मुझे ये लड़का या लड़की पसंद है वो नहीं मिल रहा, या यू नो मुझे तो छोटी बात तो आईफोन चाहिए, आईफोन ही नहीं लेके दे रहे पेरेंट्स फॉर हम्म। एग्जाम्पल। जी। किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को घर चाहिए, किसी को जो भी चाहिए। मैं कहता हूँ अच्छी बात है, आप ड्रीम रखिए, आप एम एम्बिशन भी रखिए, लेकिन उसको दिल से मत लगाइए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी चाहते हैं आप उसकी तरफ चलिए, लेकिन हो सकता है आपको वो ना मिले, बट मेरा ये आपको वादा है कि जो मिलेगा वो उससे ज्यादा खूबसूरत मिलेगा। शायद वो ना मिलकर कुछ और मिलेगा। और मैं अपनी जिंदगी से आपको बता रहा हूँ कि मैंने कभी ज्यादा कुछ चाहा नहीं इस तरह से, मैं सिर्फ चलता गया। मैंने कहा जी। कि जो जो मेरे पास पड़ाव आ रहे थे, जो जो मेरे पास मौके आते गए, मैं उनको करता गया। आपको एग्जांपल दूं तो एयरटेल की नौकरी आई, मैंने की। जी। उसके बाद मैं कोर्ट गया, जाके देखा, मुझे मजा नहीं आया, फिर मैंने मार्केटिंग की नौकरी कर ली। उसके बाद वहां से थॉट आया तो मैं चलता गया, टाइम लगा, मैंने फिर नौकरी करी वापस आके, लेकिन फिर मैंने दोबारा शुरू किया। अब आप हम्म। अगर आप देखें स्टार्टअप जगत के अंदर भी
लोग कहते हैं 2-3 साल के अंदर अगर आपने $100 मिलियन की कंपनी खड़ी नहीं की तो आप कुछ नहीं कर रहे। मैंने नहीं करी। हमारी कंपनी नहीं है इतनी बड़ी, छोटी सी कंपनी है, 20-22 लोगों की कंपनी है, सब लोग खुशी से काम कर रहे हैं। इट पुट्स फूड ऑन द टेबल, हम लोग खुश रहते हैं। अगर मैं आज बोलूं कि नहीं यार मैंने स्टार्टअप खोला था, आज तो ये $100 मिलियन का नहीं बना, तो मैं डिप्रेशन में चला गया, तो फिर तो मैं यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाता। मैं डिप्रेस ही रह जाता हमेशा। तो मुझे ऐसा लगता है लोग डिप्रेशन में आके जो वो कर सकते हैं हासिल, उसको भी खो रहे हैं, इस करके कि वो जो चाहते हैं वो उन्हें नहीं मिल पा रहा। तो मैं ये चाहता हूँ कि दिल से मत लगाइए, चलते रहिए, कीप वॉकिंग। जो भी पड़ाव आएंगे अच्छे रहेंगे। व्हेन यू लुक बैक आफ्टर 5, 10, 15, 20 ईयर्स, आई कैन प्रॉमिस यू आप खुश रहेंगे। यू कैन कनेक्ट द डॉट्स, आपको लगेगा कि हाँ ये सब किसी कारण से हुआ था और जिंदगी बहुत खूबसूरत है। जी, आपने इतनी बढ़िया बात रखी रोहन की जिंदगी गुलजार है वाकई। और एक आपने जो बात कही दिल से मत लगाइए, क्योंकि गालिब कह गए हैं कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा। मेरे ख्याल से गालिब साहब भी कह गए हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। पर ये बड़ा फेमस शेर है। तो हर चीज को दिल से नहीं लगाते, चाहे आईफोन हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, वो आते रहेंगे लाइफ में। अगर कोई आपको अच्छा साथी मिल जाए जरूर उनका अनुसरण करें। और एक बार फिर रोहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे से जुड़ने के लिए शो में। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपको स्वस्थ रखें, व्यस्त रखें, और आपको दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दें। और जो जो आप काम कर रहे हैं समाज हित में, जनहित में, लोगों के लिए, उसमें आपको और आगे बढ़ाते रहें। और हमारे दर्शकों से एक हमेशा हमारी अपील रहती है कि अगर आपको हमारी छोटी सी मुहिम समझ आती हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, सी यू सून। बहुत बहुत धन्यवाद जयंत, आप अपना ध्यान रखिए, प्लीज स्टे सेफ।